हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। पिछले पार्ट में हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स तक के जो जून मंथ्स के जो करंट अफेयर्स थे उनको कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट इंडिसेस एंड रैंकिंग्स देखते हैं। देखिए, पहली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन एक्चुअली पहले भी कई बार आ चुका है और इस बार भी कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, ये निकालती कौन है? ये निकालती है UNSDSN। ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक। और एक चीज इस रिपोर्ट में जो ग्लोबल एक पैटर्न देखा गया, उसमें ये देखा गया कि जो 17 एसडीजी गोल होते हैं ना, टोटल एसडीजी गोल 17 है। ठीक है, उसमें से कोई भी ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं इस समय। अगर ग्लोबली हम बात करें तो 17 एसडीजी गोल में कोई भी कंट्री या फिर मतलब ओवरऑल अगर आप सारी कंट्री को मिला के देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो भी 2030 के टारगेट थे, वो 17 एसडीजी गोल के हर एक गोल के एक्चुअली एक पर्टिकुलर टारगेट था कि इस लेवल तक हमको यहाँ पे इंप्रूवमेंट लेके आना है। ठीक है, अगर एजुकेशनल अटेनमेंट है तो वो इस लेवल तक यहाँ पे हमको 2030 तक लेके आना है। तो ये देखा गया कि उसमें से एक भी एसडीजी गोल इस ट्रैक पे नहीं है कि वो फुली अचीव हो पाए 2030 तक। ठीक, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको। दूसरी बात ये, अगर टॉप रैंकिंग की बात करोगे तो फिनलैंड जो है वो टॉप रैंकिंग है, उसको टॉप रैंक मिला है इसमें। और 20 में से 19 कंट्री, जो टॉप 20 की कंट्री है उसमें से 19 कंट्री यूरोपियन कंट्री, ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। लास्ट रैंक साउथ सुडान का है। और अगर आप रीजनल बात करो, रीजन बेसिस पे बात करो, तो 2015 में एक्चुअली एसडीजी गोल जो थे उनका टारगेट 2015 से 2030 तक का था। इसके पहले एमडीजी चल रहे थे, एमडीजी। ठीक है, ये 2000 से 2015 चल रहे थे। 2000, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 2015 तक। ठीक, तो हम एसडीजी की बात करना है। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि अगर आप रीजनल बाइस करो तो जो ईस्ट और साउथ एशिया है, ईस्ट और साउथ एशिया, इसने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस दिखाया है 2015 से अभी तक। 2015 से अगर आप अभी तक की बात करोगे तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किसने दिखाया? ईस्ट और साउथ एशिया ने दिखाया है। लेकिन टॉप 20 में सबसे अधिक कंट्रीज कौन सी? यूरोपियन कंट्री। दोनों बातें अलग है। ठीक है, इंडिया की रैंक पे आओ तो बहुत इंपॉर्टेंट इस बात इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया टॉप 100 रैंक में आया है। पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक क्या है? 99 रैंक है। पहली बार टॉप 100 में आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्कोर कितना था? 67 इंडिया का स्कोर था। एसडीजी स्कोर कितना था? 67। ऑब्वियसली बात है, जब पहली बार इतने में आएगा तो इंप्रूवमेंट ही तो हुआ होगा ना लास्ट ईयर से, तभी तो आया होगा ना पहली बार टॉप 100 में। ठीक है, और एक बात ये भी पैटर्न देखो निकल के आ रहा है। खैर, इस टाइप का जो पैटर्न होता है ये यूपीएससी पूछता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख के चलो इसको। पिछले 4 साल से हर साल इंडिया की रैंक इंप्रूव हो रही है। ठीक है, रीजनल कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो इंडिया यहाँ लाई कर रहा है। इंडिया से पहले चाइना, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इसी ऑर्डर में। और इंडिया से बाद वाली तो एटलीस्ट बाद वाली याद कर लो। ठीक है, सारी नहीं याद हो पा रही है, एक बार इसको देखा करो, बस नजरों से जानी चाहिए ऐसी चीजें। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर एक दो भी अगर आपको याद रह गया तो वहां पे आपकी बात बन जाएगी। ठीक, और इंडिया से बुरी हालत इन दो की है, इतना भी एटलीस्ट अगर आप याद कर लो तो बात बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था एसडीजी, उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। निकालती कौन है इस रिपोर्ट को? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? ये एक्चुअली यही देखती है कि भाई नाम से ग्लोबल जेंडर गैप है, तो जो जेंडर इक्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जो काम चल रहे हैं वो कैसे, उस पर कंट्रीज कितना अच्छा काम कर रही हैं, इस बात को ये लोग जज करते हैं। ठीक है, टॉप रैंक किसका है? आइसलैंड का है। सबसे बुरी रैंक किसकी है? पाकिस्तान की। इंडिया की रैंक देखो, इंडिया की रैंक आपको पता होना चाहिए। 148 कंट्री में 131 है, तो बहुत अच्छी रैंक इंडिया की भी नहीं है, लेकिन चलिए एटलीस्ट लास्ट में नहीं है पाकिस्तान की तरह। डिक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछली बार से इंडिया की रैंक डिक्रीज हुई है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रीजनल कंपैरिजन देखोगे तो बस इतना देख लेना। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान लास्ट है तो ये पीछे होगा, बाकी जो ये 2-3 कंट्री है ये इंडिया से बेटर उसमें है। ठीक है, ओके। डायमेंशन ऑफ, ये एक बार ये डायमेंशन देख लेना। इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली बात है, थोड़े जनरल टाइप की चीज होते हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितनी है वुमेन्स का, एजुकेशन अटेनमेंट कितना है, हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड फिर है, फिर पॉलिटिकल इंपावरमेंट कितना है। ठीक है, इसको बस एक बार ऐसे देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। ठीक है, इसको कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इसको रिलीज करता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। एक्चुअली क्या है कि ये एक तरीके से रैंक कर रहा है सिटीज को कि वहां पे रहना कितना ज्यादा कंफर्टेबल है और कितना लिवेबल है। मतलब अगर इंसान वहां रहना चाह रहा है तो उसको सारी सुविधाएं कितनी बेटर तरीके से मिल रही हैं। ठीक है, सुविधाओं के साथ साथ मतलब पीसफुल है कि नहीं है, ये सब चीजें भी इसमें रहती हैं। मोस्ट लिवेबल सिटी इस बार कोपेनहेगन बन गई है। ठीक है, जो डेनमार्क में, कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी है। ठीक, पहले पिछले लास्ट साल से 3 साल से अगर आप देखोगे तो वियना थी, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, लेकिन इस बार कोपेनहेगन ने इसको ओवरटेक किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज।
मोस्ट लिवेबल, लीस्ट लिवेबल सिटी, मोस्ट तो ये हो गया कोपेनहेगन, और लीस्ट कौन सी, डेमास्कस सीरिया में। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे लगातार लड़ाई चल रही है सीरिया में, लगातार इंटरनल रिबेलियन चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से डेमास्कस जो है वो सबसे लीस्ट लिवेबल सिटी है। मोस्ट इंप्रूव सिटी की बात करो कि मतलब कौन सा सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट लास्ट ईयर से अगर कंपेयर को देखा जाएगा, तो ये अल खुबार है सऊदी अरेबिया में। बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन कौन सा है, वेस्टर्न यूरोप। ऑब्वियसली बात है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं सारी की सारी यहाँ पे, तो सुविधाएं भी बेटर ही रहेंगी। लीस्ट परफॉर्मिंग रीजन की बात करोगे आप तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका है, ठीक है। ओसाका जापान ये इकलौती एशियन सिटी है जो टॉप 100 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये वाला है, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालता है, आईईपी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। ये देखता है कि जो भी कंट्री है वो कितना पीसफुल है, ठीक है। पीसफुल मतलब लड़ाई झगड़े तो नहीं चल रहे, इंटरनल फ्रिक्शन तो नहीं चल रहे, इंटरनल रिबेलियन तो नहीं चल रहे, बाहर से कोई अटैक तो नहीं कर रहा, ठीक है। इन सब चीजों पे इसको इवेल्युएट होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अगर आप ब्रॉडर टर्म देखोगे तो ग्लोबल पीसफुलनेस जो है ये डिक्लाइन कर रही है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप इस समय देखो पूरे वर्ल्ड में फ्रिक्शन चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। रशिया यूक्रेन, ठीक। वैसे ही आप मिडिल ईस्ट में देखो, लगातार सीरिया वगैरह में इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह चल रहे हैं, ठीक। यमन में भी चल रहा है, ठीक है। अफ्रीका में चलते ही रहते हैं। फिर आपके इसराइल और ये फलस्तीन के बीच में, इसराइल और ईरान के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी रिसेंट में हुआ था, ठीक। तो मोस्ट पीसफुल अगर आप, तो ओवरऑल क्या हो गया, सबसे ज्यादा ब्रॉडर टर्म देखोगे तो डिक्लाइन कर रहा है ग्लोबल पीसफुलनेस। मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी, आइस, ठंडा, ऐसे याद कर लो उसको। आइसलैंड रैंक 1, 2008 से ही रैंक 1 इसकी चल रही है आइसलैंड की, ये बदली ही नहीं है, ठीक है। और बस ये टॉप वाली याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीस्ट पीसफुल देखोगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो रशिया पहली बार इस रैंक पे आ रहा है, लीस्ट पीसफुल में रशिया आया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। लीस्ट पीसफुल पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद यूक्रेन है, उसके बाद सूडान है। नॉर्मली सूडान वगैरह रहते थे, लेकिन इस बार रशिया यूक्रेन, नीचे की तरफ देखोगे तो सबसे लीस्ट रशिया, उसके बाद यूक्रेन, फिर सूडान है। इंडिया की अगर रैंक की बात करो तो 115 इंडिया की रैंक है, ठीक है। पिछले साल से इंप्रूव हुई है इंडिया की रैंक, ठीक। ये एक्चुअली इंप्रूव इसलिए हुई है क्योंकि अभी जो रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान की जो वो हुई थी ना, उसके पहले ही ये रिपोर्ट बन गई होगी। रीजनल कंपैरिजन की अगर बात करो तो इंडिया, ऑब्वियस बात इनसे तो बेटर ही रहेगा ना। ये ऑर्डर याद करना बहुत आसान है। इंडिया बांग्लादेश से पीसफुल है, बांग्लादेश पाकिस्तान से पीसफुल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से ज्यादा पीसफुल है। ऑर्डर आसान है, इसलिए याद कर लेना ऑर्डर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 कौन रिलीज करता है इसको, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और CAN इंटरनेशनल, तीन ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर इसको रिलीज करती है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, नाम से पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज को से रिलेटेड जो भी जो कंट्रीज है वो क्या एफर्ट ले रही हैं, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली एफर्ट लेंगी उसी परफॉर्मेंस जज होगा, ठीक है। तो ये कंट्रीज की क्लाइमेट जो पॉलिसीज है उस पर देखती हैं एमिशंस कितना वो लोग ये आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कितना एमिट कर रही हैं, कितना उसको कंट्रोल कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने में क्या क्या एफर्ट लिए, इन सब बेसिस पे इसको जज करती हैं ये लोग, ठीक है। तो इसमें टॉप रैंक की बात करोगे तो टॉप 3 पोजीशन को वैकेंट रखा गया है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रैंकिंग होगी ना, तो ये टॉप 3 की रैंक है, इसको वैकेंट रखा गया है, इस पे किसी कंट्री को नहीं रखा गया। क्यों, क्योंकि इनके हिसाब से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी कंट्री अचीविंग अ वेरी हाई रेटिंग, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जो मतलब बहुत बढ़िया एफर्ट कर रही हो, बहुत हाई रेटिंग जिसको दिया जा सके, ठीक है। और फिर 4th पोजीशन पे, मतलब यहां पे लाइक ऑन कर रहा है डेनमार्क, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये बोल दे कि टॉप रैंक किसकी है, मतलब या रैंक 1 किसकी है, तो रैंक 1 किसी की नहीं है, रैंक 2 किसी की नहीं, रैंक 3 किसी की नहीं है। लेकिन ये पूछा गया कौन सी कंट्री इसमें बेस्ट रैंक जिसकी है, ठीक है, तो डेनमार्क है। बेस्ट रैंक किस कंट्री की, डेनमार्क की, ऐसे इसको समझो आप। बॉटम रैंक ईरान की है। इंडिया के परफॉर्मेंस देखो, अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की 10वें नंबर पे, लेकिन ये डिक्रीज हुई है एक्चुअली। पिछले साल तक आपको पता होगा, जो लोग पिछले साल का पेपर दिए होंगे, 7th रैंक थी इंडिया की 2024 में, उससे डिक्रीज हुई है। 10th रैंक है, आसान करना 10 हो गया इसलिए आसान करना आसान है, लेकिन लास्ट ईयर से डिक्रीज हुई। स्कोर कितना है, 67.99, ठीक है। और इंडिया टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी में, ऑब्वियसली बात है, इतने ऊपर अगर रैंक है तो टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी में ही होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये रिपोर्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। हाँ, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, ठीक। ये अभी UNFPA ने निकाली है रिपोर्ट, ठीक है। पॉपुलेशन रिलेटेड तो अब बात है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ही निकालेगा इसको। इस रिपोर्ट का टाइटल, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो टाइटल है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप सीधे टाइटल पूछ सकते हैं कि इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। अब ये क्या है, अभी हम आगे देखते हैं। रियल फर्टिलिटी क्राइसिस इसका नाम था। इनके हिसाब से रिपोर्ट क्या क्या, जो रिपोर्ट में जो हाइलाइट्स थी वो क्या क्या थी, जो साइज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये आप याद करो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस डायग्राम में बना हुआ है, आपके आसानी तक आसानी से याद हो जाए। 8.2 बिलियन, ये आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.2 बिलियन के हिसाब से। ग्लोबल ग्रोथ रेट की अगर पॉपुलेशन की बात करोगे कि कितना पॉपुलेशन
में जो ग्रोथ रेट है, कितनी स्पीड में बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि स्लो डाउन हुआ है। अगर ग्लोबली बात करें तो हाई इनकम कंट्रीज में स्टैग्नेंट या फिर डिक्लाइन हो रहा है, या फिर पॉपुलेशन उसी स्तर पे मेंटेन है या फिर डिक्लाइन हो रही है। और लो इनकम कंट्रीज जो होती है ना, जो नॉर्मली पुअर कंट्रीज जो होती हैं, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो ये बात फैक्ट आपको वहीं से पता रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। रियल रियल फर्टिलिटी जो क्राइसिस की जो बात करी है इस रिपोर्ट ने, वो एक्चुअली क्या है, देखो इनके हिसाब से जो अभी फर्टिलिटी की जो क्राइसिस चल रही है ना पूरे वर्ल्ड में, फर्टिलिटी की जो क्राइसिस चल रही है वो ओवर पॉपुलेशन या अंडर पॉपुलेशन नहीं है। फर्टिलिटी ओवर पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, ये भी क्राइसिस नहीं है, और अंडर पॉपुलेशन की बहुत कम पॉपुलेशन हो रही है, ये भी क्राइसिस नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो रियल क्राइसिस है, जो रियल फर्टिलिटी क्राइसिस है, वो है डिनायल ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस, ठीक है। डिनायल ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कपल है वो जितने बच्चे चाहता है, भाई कोई होता है एक बच्चा चाह रहा हो, कोई दो चाह रहा हो, कोई तीन चाह रहा हो, ठीक है, लेकिन वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि भाई पैसा नहीं है लोगों के पास, जॉब सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास, ठीक है, जो चाइल्ड केयर है बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है, और लैक ऑफ सपोर्ट है, ठीक, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है बच्चों के बच्चे पैदा करने पे। इसलिए क्या हो रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव चॉइस होनी चाहिए, कि अगर मेरी एक ऐसे आप इसको मानिए कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दो बच्चे हों, तो लेकिन वो चाह के भी मैं वो पैदा पैदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास, ठीक है, एक्सपेंसिव चाइल्ड केयर हो गया, इस वजह से लोग अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइस को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके हिसाब से रियल फर्टिलिटी क्राइसिस ये चीज़ है, ठीक। तो आप समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड इनके हिसाब से कितना है, 60% पॉपुलेशन। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, एक होता है 15 से 64 साल, ठीक, एक होता है 15 से कम साल वाले जो लोग हो गए, या लेस देन, इसको ऐसे मान लो लेस देन 15, और एक होता है मोर देन 64, ठीक है। तो अब ये हो गए, ये तो इन्फेंट और ये यूथ नहीं, इन्फेंट और वो टीनेजर हो गए। इसमें इसमें वर्किंग ग्रुप होता है और ये ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो वर्किंग ग्रुप वाली पॉपुलेशन यही होती है 15 से 64 जो होती है, इसी को बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्यों? क्योंकि यही लोग वर्क कर रहे हैं और ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, 0 से 15 और ये 64 साल से ज्यादा ये डिपेंडेंट है, ये एक्चुअली अर्न नहीं कर पाते हैं। ये पॉपुलेशन जो होती है यहीं पे अर्निंग पोटेंशियल होता है, इसलिए इनको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है, ठीक। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की वर्ड की कितनी है, 60% है। इंडिया स्पेसिफिक डेटा आप देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्पेसिफिक डेटा 1.46 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन, देखो यहाँ इसमें भी बना हुआ है, इंडिया 1.46 बिलियन है, मोस्ट पॉपुलेटेड। चाइना नहीं है, ठीक है, चाइना अब नहीं रह गया, अब इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड हो गया। चाइना सेकंड नंबर पे, देखो यहाँ पे 1.41 हो गया चाइना का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थोड़ा और डेटा था, इसको एक बार नीचे लेके आते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया की कितनी बता रही है, 1.9 बता रहे हैं, ठीक है, TFR, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे ही है, 1.9 है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया कितना, देखो वर्ड से ज्यादा है, वर्ड का 60 था, इंडिया का 68%। इंडिया की 68% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 के एज ग्रुप में लाई करती है, इसलिए इंडिया स्वीट स्पॉट पे है अगर डेमोग्राफी की आप बात करो तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना आप लोग। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट, ठीक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जल्दी जल्दी देखना चाहिए, जैसे ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट रिलीज बाय WMO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये क्या, एशिया इज वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज, ठीक है। मतलब जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है एशिया पे ज्यादा है, एशिया ज्यादा स्पीड से, पूरे वर्ल्ड से अगर आप कंपेयर करो तो एशिया ज्यादा स्पीड में वहां पे ग्लोबल एवरेज जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। देखो ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पहली बार ये इंडेक्स लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। नाम से पता चल रहा है एक तरीके से ये जो इंडिया में जितने भी ये ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, उनको एसेस करेंगे कि भाई वो एसडीजी जो गोल्स हैं, जितने एसडीजी गोल्स हैं उनके बेसिस पे वो लोग कितना एफर्ट करके उनको अचीव करने में कितना ज्यादा ऑन ट्रैक है, इस चीज को लेके ये एसेस करते हैं एसडीजी गोल को रिलेटेड, ठीक। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। उसी चीज को क्या बोलते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, मतलब लोकल लेवल पे एसडीजी के परफॉर्मेंस को जज किया जा रहा है। मतलब ग्राम पंचायत लेवल पे हर एक ग्राम पंचायत, एसडीजी क्या होता है, एसडीजी को लेगी ना कि भाई अच्छा साफ पानी मिले लोगों को, ठीक है, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, यही सब होती है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ब्रॉड काम भी है हर एक ग्राम पंचायत वगैरह के। तो ये बस यही चेक कर रहे हैं कि एसडीजी गोल को अचीव करने में कौन सी ग्राम पंचायत कितना ज्यादा टारगेट पे, उस बेसिस पे ये जो इंडेक्स है ये रैंक करता है, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज ये देखो, इसमें जो है अक्रॉस 9 LSD थीम, 9 LSD थीम है, एक बार ही बस ये थीम देख लेना, ठीक है। LSD एक्चुअली LSD गोल 17 है, लेकिन थीम इनके हिसाब से इन्होंने 9 थीम दे रखी है, तो ये थीम यहाँ पे मेंशन है, आप बस एक बार इनको देख लेना।
इनका ये परफॉर्मेंस अगर कैटेगरी देखो, परफॉर्मेंस कैटेगरी अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, बिगनर, इस टाइप की 5 परफॉर्मेंस कैटेगरी है। अचीवर में कोई भी पूरे इंडिया में कोई भी ग्राम पंचायत इस कैटेगरी में नहीं है। फ्रंट रनर में 0.3% ऑफ ग्राम पंचायत वो इस लेवल में लाई करती है, ठीक है। मैक्सिमम जो ग्राम पंचायत है वो एस्पिरेंट लेवल में लाई करती है। इंडिया की, ओवरऑल इंडिया की अगर बात करिए तो मैक्सिमम जो ग्राम पंचायत है वो एस्पिरेंट लेवल में लाई करती है। टॉप फ्रंट रनर स्टेट की अगर बात करोगे तो 2 हैं, गुजरात और तेलंगाना। ये इन दोनों की जो रैंकिंग है सबसे ज्यादा है, मतलब इनके मैक्सिमम जो ये 0.3% है ना यहाँ पे फ्रंट रनर में, वहां पे गुजरात और तेलंगाना की ग्राम पंचायत ज्यादा है, ठीक, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 कौन रिलीज करता है इसको? एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात है तो थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए इसको करता है। अच्छा, आईईए का हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस में। इसमें टॉप पोजीशन इन ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको ध्यान समझो, इसका मतलब क्या है कि टॉप एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर जो होता है ना, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर, अब एनर्जी सेक्टर की अगर बात करोगे तो एनर्जी सेक्टर में ऑयल भी आएगा ना, ऑयल आएगा, गैस आएगा, ठीक है, ऐसे आपका ये कोल भी आ जाएगा, सोलर भी आ जाएगा, फिर रिन्यूएबल वाले जितने होते हैं सोलर, विंड, ये सब आ जाएंगे। तो नॉर्मली क्या था, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता था, इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी वो ऑयल प्रोडक्शन में करती थी। लेकिन अब एक नया ये चेंज देखा गया, अब सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सोलर एनर्जी में हो रहा है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में के अंतर्गत सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और लार्जेस्ट इन्वेस्टर कौन है अगर आप इसकी बात करोगे, इसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? वो चाइना कर रही है, ठीक, ये 2 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगला देखो, स्टार्टअप ब्लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, बस एक बार देख लो इनके हिसाब से टॉप स्टार्टअप सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इनके हिसाब से जो टॉप स्टार्टअप सिटी जहाँ पे स्टार्टअप सबसे ज्यादा खुल रहे हैं और सबसे ज्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली है तो सैन फ्रांसिस्को है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया से 10वें नंबर पे बैंगलोर है, ठीक है। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं, ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज हैं, इसीलिए उसको इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन वैली एक्चुअली यहाँ सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा ऊपर हो गया, वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन 2025, ठीक है। कौन सी है सबसे, रिलीज कौन करता है? स्काई ट्रैक्स करती है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन मतलब सबसे सस्ते उसमें एयरलाइन कहाँ पे उड़ रही? कतर एयरवेज। जैसे एयरलाइन कौन सी होती है? इंडियन, ये हो गया आपका, अभी हमने ऊपर देखा था एयर इंडिया, एयर इंडिया एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन है, ठीक है, आकाशा एयरलाइन है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ते दाम पे यात्रियों को कौन उड़ा रहा है तो वो है कतर एयरवेज। इंडिगो एयरलाइन पूरे वर्ल्ड में 30 नंबर पे, इसीलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए इसको मेंशन किया है। इंडिगो एयरलाइन 3rd नंबर पे है, ठीक है। ये इंडियन कंपनी है एक्चुअली, इंडिगो प्राइवेट इंडियन कंपनी। देखा होगा आपने जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट रेट कितने कम होते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन निकालता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये एक्चुअली नाम से पता चला एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि ये इस बात पे कंट्रीज को एसेस करता है कि जो पहले ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल एनर्जी से कंट्री कितना अच्छे से ट्रांजिशन कर रही है, कितना ज्यादा ट्रांजिशन कर रही है क्लीनर एनर्जी की तरफ। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्लीनर एनर्जी में आती है, ठीक है। तो अब जैसे कोई पहले फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट था, उससे एनर्जी बना रहा था, अब वो कैसे ट्रांजिशन कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मतलब सोलर एनर्जी वगैरह की तरफ कितना अच्छे से ट्रांजिशन कर रहा है, उस पर ये लोग रैंक करते हैं कंट्री को। तो टॉप रैंक स्वीडन की है, इंडिया की रैंक 71st है, ये पता होना चाहिए, पिछले साल से डिक्रीज हुई है इंडिया की रैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन निकालता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालता है, ठीक है। ये इंडिया में जो भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना स्टेट्स का, जो भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है स्टेट का, उसको एसेस करता है, ठीक। होलिस्टिकली एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज। इसकी की फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की? थोड़ा सा एक बार ये आपको देखना चाहिए। नो स्टेट यूटी अचीव द टॉप 4 ग्रेड। इसमें टॉप 4 ग्रेड जैसे बस आप एक बार नाम देख लो, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम, ये टॉप 4 ग्रेड्स थी इसमें। इसमें कोई भी स्टेट या यूटी नहीं लाई करता, मतलब किसी भी स्टेट या यूटी में स्कूल एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जिसको कि हम टॉप 4 कैटेगरी में रख सकें। अच्छा, लेकिन अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करो तो चंडीगढ़ आता है उसमें, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी एक्चुअली स्टेट और यूटी दोनों को करता है ना, तो टॉप परफॉर्मेंस कौन है? चंडीगढ़ है। लोवेस्ट परफॉर्म कौन है? मेघालय। यूपी की रैंक आपको पता होनी चाहिए, आकांक्षी 1 कैटेगरी में यूपी लाई करता है, इतना फैक्ट आपको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से टॉप इंस्टीट्यूशन पूरे वर्ल्ड में कौन सा है?
मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA, ये टॉप है। इंडिया की तरफ से IIT दिल्ली की सबसे अच्छी रैंक है 123rd, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे अच्छी रैंक इंडिया की तरफ से किसकी है? IIT दिल्ली की 123rd रैंक है ग्लोबली। अच्छा, एक ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पे मैंने एक्चुअली क्वेश्चन बनाया, आप देखना कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद मोस्ट यूनिवर्सिटीज, मतलब टॉप रैंकिंग में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज किस कंट्रीज की हैं? तो ये अगर आप देखोगे तो इसी ऑर्डर में सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की, फिर यूनाइटेड, देखो ये एग्जैक्ट ये नंबर नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन क्या करेगा, जैसे मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे दे दिया, इधर ये दे दिया कंट्री के नाम, इधर इनके नाम दे दिए, इनकी रैंकिंग दे दी। अब बस अगर आपको इतना पता है ना कि ये यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा है, यूनाइटेड किंगडम उसके बाद फिर चाइना, इंडिया के 4th नंबर पे है, तो बस आप ऐसे ही मैच कर ले जाओगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इंडिया की 54 यूनिवर्सिटीज, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की 54 इंस्टीट्यूशंस टॉप रैंकिंग में आई हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2025, ठीक है, हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025। ये देखो, ये जो रैंकिंग होती है ये क्या असेस करती है? ये एक्चुअली ये असेस करती है जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यूएन के जो एसडीजी गोल्स है ना, यूएन एसडीजी गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कितना एफर्ट कर रही है, उस पर ये यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है, ठीक है। मतलब क्वालिटी, एसडीजी गोल्स क्या क्या है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन कितना वो प्रोवाइड कर रही है, जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं, लड़कियों का एडमिशन भी हो रहा है कि नहीं लड़कों के बराबर, ठीक है, क्लाइमेट रिलेटेड चीजों में मतलब पावर कैसे जनरेट कर रही है वो, ठीक है, क्लीन एनर्जी जनरेट कर रही है, उससे कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सब बातों पर वो इनको रैंक करती है, ठीक है। टाइम इम्पैक्ट रैंकिंग ये इस तरीके से रैंक करती है। टॉप इंस्टीट्यूशन कौन है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया की होगी। टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन कौन सी है? ये देखो, अमृता विश्व विद्यापीठम, ये है। रैंक याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये इंडिया की तरफ से सबसे टॉप रैंक इसकी थी। इंडिया की तरफ से 4 यूनिवर्सिटीज की जो है इंस्टीट्यूशन की टॉप 100 में रैंक है, ये उनके नाम है, एक बार ये नाम भी देख लेना आप, ठीक है। पूछ सकते हैं कि ऐसे पूछ सकते हैं कि इन 4 में से कौन सी ऐसी नहीं थी, आपको जैसे नाम दे दिया, सॉरी नाम नहीं दिया, बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 100 इंस्टीट्यूशन एज पर द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025, ठीक है। तो एक आध को गलत नाम दे देंगे, इसलिए आप देख लेना एक बार इनके नाम। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, मीटिंग, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। G7 समिट 2025, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। वेन्यू उसका देख के जाना, ये कैनानासिस कनाडा में, कैनानासिस जो भी है इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, ये आपका पड़ता है कनाडा में, जहाँ पे हुआ था ये, इसका वेन्यू ये था। पीएम मोदी पार्टिसिपेट किए थे इसमें, इनको इनविटेशन दिया गया था एज अ गेस्ट नेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें आप देखना, आप जो लोग थोड़ा पहले से फॉलो कर रहे होंगे करंट अफेयर्स, उनको एक बात बताओ कि नॉर्मली हर बार पिछले 2-3 बार से पीएम मोदी को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, ठीक है, G7 समिट में। इस बार भी इनको बुलाया गया, एक बार शायद किसी बीच में भी नहीं बुलाया गया था, तो वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन मेन बात ये, अगर ये पूछ लें आपसे कि पहली बार पीएम मोदी को एज अ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो गलत बात है। और इंडिया G7 का ग्रुप का जो ग्रुप है ना, उसका पार्ट नहीं है, इसलिए इंडिया को G7 ग्रुप में एज अ गेस्ट नेशन ही बुलाया जाता है। कौन से पार्ट है मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है, इसको याद करना ही बहुत आसान है कि आप देखो, जो 5 आपकी वो है ना P5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स, उसमें से बस रशिया को माइनस करो। देखो, पहले रशिया इसका पार्ट था, लेकिन जब रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई कर लिया था ना 2014 में, उसके बाद से रशिया को निकाल दिया गया। तो पहले ये G8 बुलाया जाता था इसको, अब इसको G7 बोलते हैं, ठीक। तो वहां से ये हो गया, तो P5 में से आप रशिया हटा दो, 4 कंट्रीज यहां से हो गई, बची 3 कंट्री। 3 कंट्री में जर्मनी, ठीक है, जापान और कनाडा, यहीं पे उनके नाम है। देखो, ऐसे आप याद कर लो इसको तो याद हो जाएगा ये। मतलब देखो, जो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये तीनों, वही फिर इसका पार्ट भी है, ठीक है। एक्चुअली वही है कि जो सबसे ज्यादा ये इसमें जो 7 कंट्रीज है ना, वो सबसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, एक तरीके से सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड की, वही इसकी मेंबर्स हैं। 7 कंट्री का नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाटो समिट 2025 कहाँ हुई थी? हेग, नीदरलैंड में हुई थी, ठीक है। हेग में काफी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, आईसीजी का हेडक्वार्टर भी हेग में ही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हेल्ड इन नेदर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नाटो का समिट पहली बार नीदरलैंड में हुआ था, ठीक। नाटो के बारे में थोड़ा जान लो, इसका हेडक्वार्टर यहाँ ब्रुसेल्स में है। 32 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें इनको याद करना बहुत आसान है कि देखो, सिर्फ 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं, यूएसए और कनाडा, बाकी 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। ये मिलिट्री अलायंस है। एक्चुअली मिलिट्री अलायंस क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? आपसे ये पूछ सकते हैं किस टाइप का अलायंस है ये। मिलिट्री अलायंस होता है नाटो, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नाटो मेंबर, किसी एक भी नाटो मेंबर के ऊपर किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया, तो उसको एज ए देखा जाएगा कि पूरे के पूरे नाटो पे अटैक हुआ है, तो बाकी कंट्रीज फिर उसके बचाव में आ जाएंगी, ठीक है। ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट 2025। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ था। नॉर्मली क्या होता है, एससीओ की जो मेन समिट होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर समिट या फाइनेंस मिनिस्टर समिट, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। ये डिफेंस मिनिस्टर समिट कहाँ हुई थी? क्विंगडो, चाइना में हुई थी। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट ये हुआ था कि एक्चुअली एससीओ नेशंस, ठीक है, लेड बाय चाइना, आपको पता ही होगा चाइना की इन्फ्लुएंस रहता है, तो चाइना ही लीड करती है एक तरीके से सारी चीजें वहां पे। तो वहां पे एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ये करने वाले थे, एससीओ मेंबर्स एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन करने वाले थे जिसमें टेररिज्म को रिलेटेड था। लेकिन इंडिया ने उस पर साइन करने से, इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है वो वहां पे गए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करेंगे। इसीलिए फिर वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पास भी नहीं हो पाया। इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में एक्चुअली इशू इंडिया को इस बात से था कि इन्होंने जो जो पहलगाम में 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ था ना, उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज नहीं किया था। ठीक है, उस एक्चुअली था तो टेररिज्म पे ही डिक्लेरेशन, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पहलगाम अटैक हुआ है उसको उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज नहीं किया। ठीक है, और उल्टा जो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ना, जहां पे मिलिटेंट एक्टिविटी चली, उसको लेके काफी ज्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज किया था उस पर। तो इसलिए इंडिया को इस बात से ज्यादा दिक्कत थी, इसलिए इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, एससीओ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया उसका मेंबर भी है, फुल टाइम मेंबर है। ठीक है, बीजिंग में हेडक्वार्टर है, 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, इंडिया 2017 में इसको ज्वाइन किया था, 10 मेंबर कंट्री है इसके। ठीक है, ये देखो ऐसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऐसे इसी साल में ओवर द टाइम ऐसे देखो, सबसे पहले चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 6 फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, उसके बाद ईरान ने ज्वाइन किया था, और अभी रिसेंट में ये नाम याद रख लेना, बेलारूस ने ज्वाइन किया है। बेलारूस को ज्वाइन करते ही 10 मेंबर भी हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, रैट्स ऑफ एससीओ, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। रैट्स क्या है? एक्चुअली रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेररिज्म से रिलेटेड ये वर्क करता है, ये एससीओ का पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल। ठीक है, सेंटर, देखो जोनल काउंसिल क्या होता है? जोनल काउंसिल आपको पता होगा ना, ये एक्चुअली एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका काम ये होता था कि जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स हैं, स्टेट्स का आपस में अगर कोई इशू हो रहा है या फिर स्टेट का सेंटर के साथ कोई इशू हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को वो एक तरीके से मैनेज कर सकें, इसलिए बनाई गई थी जोनल काउंसिल। ठीक, और ये पूरे इंडिया को कुछ जोन में बांटा गया है, नॉर्थ, इसीलिए देखो 5 जोनल काउंसिल भी हैं, 5 जोनल काउंसिल हैं क्योंकि इंडिया कुछ जोन में बांटा गया, नॉर्थ, साउथ, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, ये 5 जोन में बांटा गया इंडिया को। तो उसमें क्या होता है, जैसे नदर्न जोन में, अब ये आपका अगर ये देखोगे नदर्न जोन में, जैसे मान लो सेंट्रल जोन की बात करें, तो सेंट्रल जोन में मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ कैसे होता है। सेंट्रल जोन में आप देखोगे तो यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यहाँ पे लिखे होंगे नाम, ये लाई करते हैं। ऐसे ईस्टर्न जोन में कुछ जो आसपास के स्टेट्स होंगे वो लाई करेंगे। वेस्टर्न जोन में जो आसपास के होंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान और ये हो गए, महाराष्ट्र हो गया। ठीक, सदर्न स्टेट फिर एक साथ लाई करेंगे क्योंकि इन्हीं के बीच में आपस में थोड़ा फ्रिक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, पानी को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो वो सब चीजें आपस में बैठ के ये लोग कोऑपरेटिवली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैचुरी बॉडी होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आईएससी जो है ना, इंटरनेशनल, ये आईएससी जो है आपका, उसका आर्टिकल मेरे को याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। आईएससी जो होता है वो ये होती है आपकी इंटरस्टेट काउंसिल, हाँ अब नाम याद आ गया पूरा। आईएससी जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जोनल काउंसिल जो है ये आपका स्टैचुरी बॉडी है। ठीक, इसमें अच्छा एक 5 जोनल काउंसिल मैंने बता दी, एक नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसके लिए अलग एक्ट से बना हुआ है। वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो जोनल काउंसिल है ना, वो अलग एक्ट से बना हुआ है वो भी जोनल काउंसिल, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारे। चेयरमैन और मेंबर की बात करिए आप, तो हर एक जोनल काउंसिल में क्या है, जो यूनियन होम मिनिस्टर होंगे ना, वो सबके चेयरमैन होंगे। ठीक, चेयरमैन सारे के सारे जितने ये 5 है, सबके चेयरमैन यही होंगे। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर होंगे, जैसे सेंट्रल काउंसिल में ये 1, 2, 3, 4 स्टेट है, इनके चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो रोटेशनरी बेसिस पे, मतलब कभी एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरपर्सन बन जाएगा, फिर कभी दूसरे का वाइस चेयरपर्सन बन जाएगा, ऐसे होता है इसमें काम। ठीक है, तो अभी 25th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल कहाँ हुई है? बनारस में हुई है, और उसको चेयर किसने किया था? ऑब्वियसली बात है, होम मिनिस्टर ने किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इप्का 2025। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। कब हुई है पहली असेंबली, कब हुई? 16 जून 2025 को हुई। कहाँ पे हुई ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, न्यू दिल्ली में। और किसने चेयर किया? हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है, ठीक है, भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसको चेयर किया है। ठीक, अब इप्का के बारे में आप देखो, आईबीसीए के बारे में थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट है आईबीसीए क्योंकि ये इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया की तरफ से इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2023 में। और इसीलिए इसका जो सेक्रेटेरिएट होगा ना इप्का का, वो इंडिया में ही स्टैब्लिश होगा।
ठीक, इंडिया में इसका सेक्रेटरीट भी स्टैब्लिश होगा। और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज होंगी? 97 कंट्रीज होंगी जहां पे ये 7 बिग कैट पाए जाते हैं। इनके नाम देखते हैं। 97 रेंज कंट्रीज के लिए ओपन है। ओपन का मतलब ये है कि ये लोग जब चाहें इसके मेंबर बन सकते हैं, जहां पे ये 7 ये बिग कैट्स पाई जाती हैं। वैसे 97 कंट्रीज हैं, उनके लिए ये IBCA जो अलायंस है ओपन है कि आपका जब मन करे आप इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब IBCA की अगर बात करिए तो इसमें 7 जो बिग कैट हैं वो देखिए, जैगुआर है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, चीता। इसमें देखिए चीता अब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, टाइगर इंडिया में पाया जाता है, लायन इंडिया में पाया जाता है, लेपर्ड इंडिया में पाया जाता है, प्यूमा इंडिया में नहीं पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है इंडिया में, ठीक है, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में। जगुआर इंडिया में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए थी। इसी की जो है IBCA की जो पहली असेंबली हुई है ना, पहली असेंबली जो हुई वो न्यू दिल्ली में हुई है। इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए थी। ओके, ये इंपॉर्टेंट खबर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025। हाइड्रोजन समिट, हाइड्रोजन पे ये अभी ये क्या होता है, लार्जेस्ट समिट जो होती है हाइड्रोजन से रिलेटेड। ठीक है, एक्चुअली हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको। इस पे भी हर एक कंट्री में काम चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे भी काम चल रहा है कि हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए। अब बात यह है कि इस पे जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो समिट होती है वो यही होती है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई थी? वेन्यू रॉटरडैम, नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया? सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और RX ग्लोबल, ये दोनों क्या है? UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया। इंडिया की तरफ से किसने ये अटेंड करी है? इस टाइप का एक्चुअली सवाल पूछा है इस बार UPPCS ने, इसीलिए इसको डाला गया है। संतोष सारंगी जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या क्या होते हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ये सब क्या होते हैं, ये मैंने आपको May 2025 के जब करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसमें बता दिया था। ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट और ये एनुअल मीटिंग, ये दोनों कहाँ पे हुई? भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस सेंटर है भारत मंडपम, तो वहाँ पे किसने होस्ट किया? इंडिगो ने होस्ट किया। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई? नीस, फ्रांस में हुआ है। किसने इसको होस्ट किया? फ्रांस ने और कोस्टा रिका दोनों ने मिलकर इसको को होस्ट किया है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इसमें एक ये 9 ओशन एक्शन प्लान, बस याद कर लो यार इसको, 9 ओशन एक्शन प्लान करके है, इसको इन्होंने अडॉप्ट किया था इसमें। ठीक है, और ये मैरीटाइम, ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता लगा, बहुत ही जनरल बात है कि मैरीटाइम से रिलेटेड जितनी अच्छी अच्छी बातें होंगी सब करेंगे इसमें, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। नॉर शिपिंग कॉन्फ्रेंस, ओस्लो नॉर्वे, बस इतना कर लो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2025 कहाँ पे हुआ? ये हुआ नीस, फ्रांस में। ये भी नीस, फ्रांस में हुआ। इसको ऑर्गेनाइज कौन किया है? ये देखो, CDRI ने किया। CDRI एक्चुअली इंडिया की ही इनिशिएटिव है, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया था 2019 में, ताकि पूरे वर्ल्ड में जो डिजास्टर रिलेटेड चीज़ें होती है ना, डिजास्टर रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया भाई? अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया। ठीक है, बिल्डिंग्स फिर उस हिसाब से बनाई जानी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक, और अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, रडार सिस्टम हो गया, ये सब उसमें आ जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे काम करना है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंडिया ने ही इनिशिएट किया था 2019 में। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में, पता होना चाहिए आपको। CDRI का 2019 में लॉन्च हुआ था, इंडिया ने इसको लॉन्च किया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है पहली बार। अब देखो ये सिग्निफिकेंस क्या था, ये जो अभी 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इसमें CDRI 20 जो नीस, फ्रांस में हुई है, पहली बार ये यूरोप में हो रही है, ये इसका सिग्निफिकेंस। और दूसरी बात ये, अफ्रीकन यूनियन जो है, पूरा जो अफ्रीकन यूनियन है उसने अभी CDRI को ज्वाइन कर लिया है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब वन लाइनर न्यूज़, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक रहता नहीं है। शांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में ही होता है हर बार। ठीक है, इस बार भी वहीं पे हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस समिट है, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी के जो हेड होते हैं वो सब आके ग्लोबल इश्यूज पे, जो भी आपके इस टाइप के इशू रहेंगे ना, डिफेंस इशू रहेंगे, सिक्योरिटी इशूज रहेंगे, उन पर डिस्कशन होता है। 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मार्ट एयरक्राफ्ट समिट मुंबई में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑन फर्स्ट UN, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट UN इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियल प्रिजर्वेशन, ये कहाँ हुआ? दुशानबे, तजिकिस्तान में हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ हुआ था? भतेरवा, जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेशनल एग्रो आरी समिट, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक, ऐसी इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस आईकॉन 2025 देहरादून में हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में, वहीं पे हुआ था ये। ठीक है, चलिए
ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस न्यूज में देखिए अंजीखाड़ ब्रिज पहला है, अंजीखाड़ ब्रिज, ये उसकी फोटो है। नीचे वाली जो फोटो है वो चेनाब ब्रिज की, अभी उसको भी दिखाते हैं। देखो सीन पूरा ये है कि ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला, अरे यार थोड़ा पेन ठीक से नहीं चली, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये इस पे काम चल रहा है पिछले 40 साल से, अब जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ है। इसका उधमपुर कहाँ पड़ता है आपका? उधमपुर पड़ता है आपका जम्मू में, श्रीनगर पड़ता है कश्मीर वैली में, और बारामूला भी कश्मीर वैली में। तो एक तरीके से ये जम्मू को अगर आप जैसे ऐसे देखो, अगर ये जम्मू कश्मीर है और अगर मान लीजिए यहाँ पे जम्मू है और ये कश्मीर है, तो एक तरीके से जम्मू को कश्मीर से जोड़ना चाह रहा रेल लिंक से। देखिए रोड से जाने के रास्ते तो हैं लेकिन रेल से जाने का अभी तक रास्ता नहीं था, तो ये जो पूरा लिंक बन रहा है ना, ये रेल से इसको कनेक्ट करने के लिए अब ये कनेक्ट हो चुका है जम्मू से। अब ये कनेक्ट हो चुका है कहाँ से? कश्मीर, कश्मीर वैली पूरी कनेक्ट हो चुकी है। इसी वजह से क्या है, देखिए जम्मू तक क्या था, रेस्ट ऑफ इंडिया तक जम्मू से ट्रेन तक आने का रास्ता था, लेकिन यहां से आगे का नहीं था। अब क्या हुआ है कि रेस्ट ऑफ इंडिया से इन्होंने एक तरीके से श्रीनगर या कश्मीर वैली को पूरा पूरा कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब वंदे भारत ट्रेन भी चल गई इस रूट पे। ठीक है, तो ये इसका इनिशिएटिव है। अच्छा, ये जब पूरा काम हो रहा तो इसमें कई इंपॉर्टेंट ब्रिज बने थे, दो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। एक ये अंजीखाड़ जो ब्रिज बना है, ये इसी रूट पे बना है, इसी रूट पे यहाँ पे बना है, और ऐसी चेनाब ब्रिज भी यही बना था। इसीलिए इन दोनों के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिक टाइप की चीजें हुई हैं। ठीक, अंजीखट ब्रिज के बारे में आप देखो, ये इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। ठीक है, इंडिया का पहला केबल स्टेड मतलब केबल के सहारे टिका हुआ। ये देखिए, ये नीचे ब्रिज जा रहा है, नीचे की तरफ ब्रिज जा रहा है, ऊपर देखिए खूब सारे तार लगे हुए, मोटे मोटे तार होते हैं, तो केबल स्टेड इसी को बोलते हैं। केबल के सहारे ये पूरा ब्रिज टिका हुआ है। नॉर्मली क्या था, नीचे लंबे लंबे पिलर लगते हैं ना, यहाँ देखिए आप उतने पिलर नहीं, एक पिलर बस दिखेगा आपको, या फिर एक पिलर यहाँ दिख रहा है, बाकी मैक्सिमम इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है ये ऊपर तारों से प्रोवाइड हो रहा है। ठीक, तो ये होता है केबल स्टेट ब्रिज। तो ये इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज। ठीक है, ओवरऑल ब्रिज नहीं, रेल ब्रिज की अगर बात करोगे तो पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है ये इंडिया का। हाइट इसकी 331 मीटर है, लेंथ 725 मीटर है। कहाँ पे लाई कर रहा है ये? अंजीखड़ रिवर पे। अंजीखड़ रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब रिवर की। तो ऑब्वियस बात जम्मू कश्मीर में, ये मैंने आपको बता दिया। एक बात इसमें और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है, मतलब अगर जमीन से ऊपर की आप बात करो तो सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चेनाब ब्रिज के बाद। चेनाब ब्रिज के भी नीचे हम बात करते हैं, तो इंडिया का ये सेकंड हाईएस्ट रेलवे, चेनाब ब्रिज जो है वो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ये सब रेलवे ब्रिज की बात चल रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर ये पूछेंगे सेकंड हाईएस्ट ब्रिज तो नहीं होगा, ये सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात चल रही है। ठीक, अच्छा, ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाया गया ना, ये चाहे चेनाब का भी, अब थोड़ा नीचे में दिखाई देता हूँ आपको, चेनाब ब्रिज देखो ये ऐसे, एक मिनट थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको, ये देखिए नीचे वाला ये चेनाब ब्रिज है। ये दोनों जो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, देखो आप थोड़ा नॉर्मली जो ब्रिज बनते हैं उनमें नीचे पिलर लगे होते हैं, उससे थोड़ा अलग टाइप के स्ट्रक्चर है। एक्चुअली इन दोनों टाइप के स्ट्रक्चर में एक फायदा ये है, पहली बात तो ये, अगर यहाँ पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ये उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बियर कर पाते हैं लोड। ठीक है, इनके उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और यहाँ पे बहुत तेज हवा भी चलती है, क्या देखो वैली है ना, वैली रीजन है, ये देखो नीचे एकदम क्लियर दिख रहा है। ये फनलिंग इफेक्ट आपने सुना होगा, वो सब चीज़ें के चांसेस में बहुत होती है, तो हवा बहुत तेज चलती है। उसमें भी क्या होता है, इनको सपोर्ट ज़्यादा रहता है। इस टाइप के जो ब्रिज होते हैं ना, केबल स्टेट ब्रिज हो या फिर ये आर्क ब्रिज, जो नीचे जो आप चेनाब ब्रिज अभी बताऊंगा आपको, आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज जो होता है इनमें भी यही सेम चीज होती है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है उनसे सपोर्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग विंड मतलब इनको जल्दी वो नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती। ठीक, तो ये सब इनके फायदे थे, इसीलिए ऐसे बनाए गए हैं, ये थोड़ा अलग टाइप से, इसलिए इनको दोनों को बनाया गया है। ठीक, अब चेनाब ब्रिज के बारे में देखो, लोकेशन नाम में ही पता चल रहा है चेनाब के ऊपर है। ये आर्क ब्रिज है, आर्क ब्रिज देखो, इसके स्ट्रक्चर देखो नीचे, आप स्ट्रक्चर खुद देखो, नीचे की तरफ आर्क टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो ये आर्क ब्रिज है, और इसका एडवांटेज क्या मैंने आपको बताया, वही सेम एडवांटेज, सिस्मिक एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग विंड्स और अनस्टेबल टेरेन पे ये काफी बेटर तरीके से लोड को सपोर्ट करता है। ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज है। ठीक है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 359 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आने के चांसेस बहुत हाई है। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है ना, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एक्चुअली कहाँ है? लीमा में है, पेरू में, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेरू, ये आ चुके हैं एक्चुअली सवाल पीवाईक्यू में। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर अपना एक साउथ एशिया रीजनल सेंटर बनाना चाह रहा है। ठीक है, साउथ एशिया रीजनल सेंटर बनाना चाह रहा है, मतलब ये जो रीजनल सेंटर होगा ये साउथ एशिया में जो भी काम हो रहा होगा, साउथ एशिया में पोटैटो रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क होगा उस पर काम करेगा। ठीक है, तो वो अपना रीजनल सेंटर साउथ एशिया में बना रहा है, उसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आगरा में बना रहा है। ये जो रीजनल सेंटर बना रहा है ये आगरा में बना रहा है, यही है पूरी बात। अच्छा,
पूरे वर्ल्ड की अगर बात करो, एक फैक्ट ये भी आपको पता होना चाहिए, पोटैटो की अगर बात करो, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इंडिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में एक न्यूज़ है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, पानी के अंदर का जो म्यूजियम है, ये यहाँ पे बनेगा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कोस्टल सिटी है ये। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, एक आईएनएस गुलदार है, ठीक है, ये एक वेसल है, मतलब शिप थी पहले, तो उसको क्या करेंगे, एक तरीके से म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, शिप को म्यूजियम में, अब क्योंकि यूज में नहीं है, रिटायर हो चुकी है, लिखा भी रिटायर्ड इंडियन नेवी वॉरशिप, अभी यूज में नहीं है, तो इसी को ये लोग क्या करेंगे, म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये है इसमें। नेक्स्ट देखिए, रोहिणी ग्राम पंचायत, रोहिणी ग्राम पंचायत, इसने अभी गोल्ड मेडल जीता है किसमें, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में। इसने बस इतना जान लो, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड इसको मिला है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इतनी बात आपको इसमें पता होना चाहिए। श्रीलंका सेलिब्रेट्स पोषण पाया। ठीक है, अभी श्रीलंका ने एक्चुअली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, 2000 साल पूरे हो गए हैं श्रीलंका में बुद्धिज्म को आए हुए। इसी बात को कॉमेमोरेट करने के लिए ये फेस्टिवल पोषण पाया बनाया गया। एक्चुअली श्रीलंका में ये माना जाता है कि जब अरहट महिंद, ठीक है, महेंद्र जो थे ना, अशोक के जो बेटे थे, उन्हीं को यहाँ पे अरहट महिंद बोला जा रहा है, महिंद। तो ये जब श्रीलंका के जो राजा थे, किंग देवनम पियतिसा, ठीक है, इनको जब इन्होंने पहला सरमन दिया था, कहाँ दिया था ये सरमन, मेहनतेल। मेहनतेल एक जगह है श्रीलंका में, यहाँ पे महिंदा ने, किंग जो श्रीलंका किंग थे देवन पियतसी, इनको जब पहला सरमन दिया था, ठीक है, पहला उपदेश जब दिया था, उसी इवेंट को ऐसे देखा जाता है श्रीलंका में कि यही मार्क करता है कि श्रीलंका में बुद्धिज्म आ गया है। उसी बात के 2000 साल पूरे हुए थे, इसीलिए पोषण पायस फेस्टिवल मनाया गया श्रीलंका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC कहाँ पे लॉन्च हुआ है, हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। ठीक है, गूगल का एक सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है, हैदराबाद में लॉन्च हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, अब ये देखिए, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पहला GSEC, एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करोगे तो पहला GSEC ऐसा बन रहा है। इसका काम क्या है, एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी जो चीज़ें होती है ना, उस पर काम करेगा, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, इस पर काम करेगा, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह ये सब रोके जा सकें। तो ये इसका काम है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर इन निज़ामाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत आई है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड अभी बनाया गया था रिसेंटली, मतलब वो बजट के थ्रू, बजट में इसकी बात थी, ये बनाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, निज़ामाबाद में है। ठीक है, इसको इनॉग्रेट अभी भी अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है यहाँ पे निज़ामाबाद में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ये बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड किस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये बोर्ड आएगा। टर्मरिक के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा बनाता भी इंडिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता, बनाता क्या मतलब, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया, पैदावार सबसे ज़्यादा इंडिया में है, कंज्यूम भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया करता है, और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा टर्मरिक करता है। ठीक है, तो इंडिया ही सर्वे सर्वा है टर्मरिक को लेकर। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र है। ठीक है, अब ये मत कंफ्यूज कर देना कि यहाँ तेलंगाना में हो रहा है तो तेलंगाना होगा, महाराष्ट्र है। तेलंगाना में भी अच्छी खासी पैदावार है, लेकिन वो महाराष्ट्र जितनी नहीं है, महाराष्ट्र टॉप का है। ठीक है, अगली चीज़ देखो, ये बगल में फोटो भी आप देखो, सलखन फॉसिल पार्क है, ये फॉसिल पार्क है। एक्चुअली देखो, चट्टान है, उस पर चट्टानों के ऊपर ये देखिए फॉसिल्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं, गोल गोल जो दिख रहे हैं ना, फॉसिल्स हैं। तो ये सोनभद्र में लाई करता है, यूपी के सोनभद्र में लाई करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट खबर हो गई थी। इसको एक्चुअली इंडिया ने अभी प्लेस किया है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो होती है। ठीक है, एक्चुअली ये जो टेंटेटिव लिस्ट होती है, ये एक तरीके से ऐसे समझो आप कि ये वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट की तरह है कि एक बार यूनेस्को ने कंफर्म कर दिया तो ये जो टेंटेटिव लिस्ट में से निकल के ये लोग कहाँ, इनको फिर ये दर्जा मिल जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ना, उनमें आने से पहले उसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में डालता है। ठीक है, जब कंट्री बोलती है ना कि जैसे इसको सलखान फॉसिल पार्क को लेकर इंडिया ने बोला होगा कि भाई इसको आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाइए, तो यूनेस्को ने पहले इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला होगा। ठीक है, उसके बाद उस पर कुछ बातचीत होगी या फिर देखेंगे उसको कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है कि नहीं बनाना है, उसके बाद फिर उसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिलता है। तो ये होता है प्रोसेस इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल होती है, इस साल भी हुई थी। चैरियट फेस्टिवल भी इसको बोलते हैं, श्री गुंदिचा यात्रा भी बोलते हैं। एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंदिचा मंदिर तक यहाँ पे वुडन चैरियट पे इनकी 3 लोगों की मूर्तियाँ ले जाई जाती हैं। ठीक है, 3 लोग कौन है वो, लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। ठीक है, इन तीनों को एक उसमें पालकी में ले जाया जाता है, कहाँ से, जगन्नाथ टेम्पल से जो पुरी में है, वहीं से गुंदिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। ठीक है, ये है कहाँ पे, जगन्नाथ पूरी यात्रा होती कहाँ है, पुरी में, क्योंकि यहीं पे है जगन्नाथ टेम्पल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंट वॉल्केनिक इरप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है।
माउंट इटना कहाँ पे, यहाँ पे भी हुआ था, ये सिसली इटली में पड़ता है। यहाँ पे माउंट लाकी लाकी, यार ये अभी इतना कौन याद कर पाएगा, इतना याद करो। माउंट लाकी लाकी कहाँ है, इंडोनेशिया में। किलाउआ वॉल्केनो कहाँ है, हवाई, यूएसए में, ठीक है। इन तीनों जगह पे एक्चुअली वॉल्केनो इरप्शन हुआ है अभी जून में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वन लाइन पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। त्रिपुरा डिक्लेयर्ड एज फुल्ली लिटरेट। तो कई सारे स्टेट अभी आपने पिछले 2-3 महीने में देखे हो, कई सारे स्टेट्स को अभी मिला है। तो सबसे पहले किसको मिला था, मिजोरम को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिजोरम के बाद गोवा को, फिर लद्दाख को, फिर त्रिपुरा को। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि तीसरा स्टेट कौन सा है, ठीक है, या फिर अरेंज करने को दे दिया, तो आप ये ध्यान देना कि स्टेट वाइज तो चलो चौथे नंबर पे त्रिपुरा जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है ना ओवरऑल, लेकिन स्टेट वाइज अगर बात करोगे तो देखो लद्दाख स्टेट थोड़ी ना, तो स्टेट वाइज अगर पूछेगा तो तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान देना। हैदराबाद में क्या है, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट टू बी सेटअप, ठीक है, ग्लोबल सेंटर जो मिलेट पे जो काम करेगा, ठीक है, इस पे मतलब R&D करने के लिए ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ पे, हैदराबाद में। लखनऊ देखो नॉमिनेट किया गया अभी यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, खाने पीने के शौकीन लोग जो होते हैं उनको उस पर जो स्टडी होती है वो गैस्ट्रोनॉमी होती है, ठीक है। तो उसी में लखनऊ में, क्योंकि खाने पीने का कल्चर काफ़ी अच्छा है, इसलिए नॉमिनेट ही किया गया अभी यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए, इसको ये दर्जा मिलना चाहिए। दीव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दीव फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट इंटायर पावर डिमांड विद सोलर एनर्जी, पहली डिस्ट्रिक्ट इंडिया की बन गई है जिसमें सारी की सारी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सब सोलर एनर्जी ही है, ठीक है। अब वहाँ पे कोल और ये इससे क्या बोलते हैं, कोल हो गया, बाकी जो एनर्जी के सोर्स होते हैं उनसे अब कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, यूज़ नहीं हो रही है, वहाँ पे सब कुछ सोलर एनर्जी से चल रहा है पूरे दीव के अंदर। विजयवाड़ा में देखो आरबीआई ने क्या किया, जो आंध्र प्रदेश रीजनल ऑफिस था ना, आंध्र प्रदेश रीजनल ऑफिस वो हैदराबाद से रिलोकेट कर दिया विजयवाड़ा में। उसका रीजन भी है ना, क्योंकि हैदराबाद तो अब तेलंगाना में चला गया, तो विजयवाड़ा में, इसलिए विजयवाड़ा एपी में, आंध्र प्रदेश में, इसलिए यहाँ पे रिलोकेट कर दिया अपना रीजनल ऑफिस। आईआईटी दिल्ली ने अभी क्या किया है, फर्स्ट एवर स्पेशल पीएचडी ड्राइव किसके लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए लॉन्च करी है अभी। बिहार में देखो एक चीज़ ये हुई थी, जो बीपीएससी का पेपर दे रहा है, 6 लेन ब्रिज ओवर गंगा बन रहा है, गंगा नदी के ऊपर 6 लेन का एक ब्रिज बन रहा है जो कनेक्ट करेगा पटना को राघोपुर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। हजरत शेख मोहम्मद गौस टॉम्ब कहाँ पे, ग्वालियर में है, ठीक है। यहाँ पे जो तानसेन थे, ठीक है, अकबर के समय जो तानसेन थे उनकी भी ब्यूरल साइट यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली अभी MP हाईकोर्ट ने जितने भी रिलीजियस इवेंट होते थे ना यहाँ पे स्टॉम्प पे, जैसे उर्स और नमाज होते हैं, ठीक है, उर्स और नमाज, ठीक है, ये सब अब कुछ भी यहाँ पे बैन कर दिया, सारे रिलीजियस इवेंट को बैन कर दिया। जो सूफी सेंट होते हैं उनकी दरगाह पे जो मेला लगता है उसी को उर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद इसरी सेट लॉन्च अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन हैदराबाद, ठीक है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, हाँ ये इंपॉर्टेंट, देखो बैंगलोर में स्टैम्पिड हुई है, यहाँ पे स्टैम्पिड मतलब भगदड़ मच गई थी, इसमें कुछ लोग मर भी गए थे। RCB ने पहली बार एक्चुअली IPL जीती थी ना इस बार, तो उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे काफ़ी भगदड़ मच गई थी। पुनौरा धाम सीतामढ़ी में पड़ता है, पुनौरा धाम एक्चुअली इस जगह को, पुनौरा धाम जो है वहाँ पे एक जानकी मंदिर है, ठीक है। इस जगह को, पुनौरा धाम को एक्चुअली बोला जाता है कि ये सीता जी जो थी ना, भगवान राम की जो वाइफ थी, पत्नी थी, माता सीता, उनकी बर्थ प्लेस माना जाता है पुनौरा धाम सीतामढ़ी को। तो अब यही बोला गया है इसी जगह पे एक जानकी टेम्पल बनाया जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी का दे रहे हो चाहे बिहार का दे रहे हो, ठीक। नेक्स्ट देखो, ब्राज़ील इफ्को, ठीक है, ये फर्टिलाइजर जो इंडिया की वो है ना कोऑपरेटिव कंपनी इफ्को, टू सेट अप इट्स फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर प्लांट आउटसाइड इंडिया। अपना पहला नैनो फर्टिलाइजर प्लांट जो है ना वो इफ्को कहाँ, अगर इंडिया के बाहर की बात करो तो पहला कहाँ पे लगा रही है, ब्राज़ील में लगाने जा रही है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मडागास्कर में एक ये हुआ था, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने अटेंड किया था, इनकी इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेशन था मडागास्कर में, उसको इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। वियतनाम ने अभी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ना, जैसे चाइना में भी थी, वियतनाम में भी थी, ये 2 बच्चों ज़्यादा कोई पैदा नहीं कर सकता, उसको अभी इन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई अब हम बंद करते हैं ये, क्यों, क्योंकि बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं वियतनाम में। हॉन्डुरास, इंडिया में भी ऐसा कुछ हो जाएगा तो अच्छा ही है। हॉन्डुरास इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन इंडिया एट न्यू दिल्ली, उसने, हॉन्डुरास एक कंट्री है जिसने अपना अभी एम्बेसी न्यू दिल्ली में ओपन किया है, पहली एम्बेसी उसकी इंडिया के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये सेक्शन खत्म होता है। ओके, पर्सनल न्यूज़ देखते हैं, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है इसलिए उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। यशस्वी सोलंकी, ठीक है,
ये और मनीषा पढ़ी, ये दोनों एक साथ कवर कर सकते हैं हम लोग। एडीसी जो होती है ना, एड डी कैंप जिनको बोलते हैं, एडीसी एक पोस्ट होती है एडीसी। इसमें क्या होता है कि इस टाइप के जो एक तरीके से समझ लो ये मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के साथ और इनके साथ प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है, और भी पोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों की बात चल रही है। तो इनका मेन काम ये एक्चुअली इन लोगों को असिस्ट करते हैं, गवर्नर को असिस्ट करेंगे या प्रेसिडेंट को असिस्ट करेंगे उनके ऑफिशियल ड्यूटीज में, ठीक है। एक तरीके से समझ लो ये पर्सनल असिस्टेंट की तरह का काम करता है, ठीक। तो यशस्वी सोलंकी जो है वो अभी इंडिया की तरफ से, मतलब पहली इंडिया की तरफ से नहीं, एक्चुअली पहली वुमेन नेवी ऑफिसर बन गई है, पहली वुमेन नेवी ऑफिसर, ठीक है, जो कि अभी एडीसी टू प्रेसिडेंट अपॉइंट करी गई हैं, ठीक है। एड डी कैंप टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनके लिए पहली वुमेन नेवी ऑफिसर, ठीक है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, पहली वुमेन भी है और नेवी ऑफिसर से पहली वुमेन है। एयरफोर्स से मतलब इसका मतलब ये एयरफोर्स से पहले कोई बन चुकी होंगी, ठीक है। नेवी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक। ऐसी मनीषा जो पढ़ी है ये फर्स्ट वुमेन एडीसी। अब ये ओवरऑल वुमेन की अगर बात करो तो फर्स्ट ओवरऑल अगर वुमेन की बात हो किसी भी आर्मी नेवी एयरफोर्स सबको अगर मिला लो तो पहली वुमेन एडीसी बनी है, किसकी, गवर्नर की बनी है, ठीक है। ये दो फैक्ट आपको पता होने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, इनकी फोटो आप देखिए, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहे थे। इनको भी अपॉइंट किया गया एज अ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी, ठीक है। ये इनको अपॉइंट किया गया। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, फिर भी एक बार आप देख लेना इसको। बिरसा मुंडा पुण्यतिथि, अब देखो ये इंपॉर्टेंट खबर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल बिरसा मुंडा से रिलेटेड दो इवेंट होने वाले हैं बड़े बड़े। बात ये है 9 जून 2025, 9 जून 2025 ये इनकी 125th डेथ एनिवर्सरी मार्क करता है, 125वीं डेथ एनिवर्सरी मार्क करता है। इसका मतलब ये है कि आज से 125 साल पहले इनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी इनकी डेथ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी डेथ हुई थी अंग्रेजों के समय, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया कि डेथ एनिवर्सरी इनकी 125 साल हो रही। इसके साथ साथ इसी साल ना 15 नवंबर 2025 को, 15 नवंबर 2025 को इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी भी है, ठीक है। 150th बर्थ एनिवर्सरी भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख के जाना पड़ जाइएगा। एक बात ये भी जान लो, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ना 15 नवंबर को, उसको हर साल जनजातीय गौरव दिवस की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था, 2021 में स्टार्ट हुआ था ये चीज़, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 15 नवंबर को ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है 150 साल अगर 15 नवंबर को हो रहे हैं तो इनकी जो बर्थ हुआ होगा 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, ये नेम तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, झारखंड में हुआ था। मुंडा ट्राइब से ये बिलोंग करते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। खैर नाम में रहता है बुरसा मुंडा, ठीक है। जो इन्होंने रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन जो किया था ना, उसको उलगुलन भी बोलते हैं, ठीक है। उलगुलन भी बोलते हैं मुंडा रिबेलियन को, ये आपको पता होना चाहिए। कॉलोनियल रूल जो था ना, ऑप्रेसिव कॉलोनियल रूल जो इंडिया में था उसके अगेंस्ट, और खास करके जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर्स थे, जो ट्राइबल एरियाज में जाके मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ट्राइब्स का, ठीक है, क्योंकि इन पे कम्युनिटी राइट्स होती थी, लैंडेड प्रॉपर्टी ऐसा होती नहीं थी। तो उन्हीं सब के अगेंस्ट ये मुंडा रेबिलियन हुआ था, जिसको उलगुलन बोलते हैं। और ये कब से कब हुआ था, ये डेट आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1899 से 1900 तक हुआ था, ठीक है। और 1900 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक। अच्छा, इन्होंने एक नए फेथ की, ट्राइबल फेथ की शुरुआत की, जिसका नाम था बिरसायत, ठीक है। इसका क्या था, इनको ट्राइबल्स लोग इनको भगवान भी बोलते हैं। और धरती आबा मैंने आपको बताई, फादर ऑफ अर्थ, ये इनका टाइटल। इतनी बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर, होलकर की अभी 300 बर्थ एनिवर्सरी थी, मनाई गई है, ठीक है। तो आपको ये इनके बारे में ये बात पता होनी चाहिए। 1725 से 79 तक इनका ये वो है बर्थ और डेथ ईयर। और मालवा किंगडम, ये एक्चुअली होलकर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये होलकर डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, ठीक है। और इसीलिए आपको पता होगा कि इंदौर में जो था ना, पहले एक्चुअली मालवा किंगडम को रूल कर रही थी। मालवा किंगडम, मालवा भी देखोगे तो आप एमपी वाला जो साउथ ईस्टर्न जो एमपी, सॉरी ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्टर्न जो एमपी है, साउथ वेस्टर्न जो एमपी है, वहीं पे ये मालवा रीजन पड़ता है। तो वहीं पे मालवा किंगडम की ये रानी थी। बाद में क्या था, इन्होंने इंदौर जो था ना, इंदौर जो था वहाँ की रानी बन गई थी, ठीक है। यहाँ से मूव होकर इंदौर की रानी बन गई थी। इंदौर के बारे में एक चीज़ आपको ये याद करना इसलिए भी आसान है, देखो होलकर डायनेस्टी इंदौर में रूल कर रही थी, इसलिए देखो इंदौर का जो एयरपोर्ट है ना, उसका नाम अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। कैपिटल इनका क्या था, महेश्वर नाम था। इन्होंने कुछ रिबिल्ड किए थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है ना बनारस में, उसको इन्होंने उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया, ठीक कराया था उसको, मतलब रिबिल्ड किया था बनारस वाले। सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में, उसको भी इन्होंने रिबिल्ड कराया था। इतनी बात इनको आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डंगेटी जानवी,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए देखो, इसको चीज़ को समझना आप। नासा की एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, IASP जिसको बोलते हैं। ये नासा का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें मतलब ये लोग एस्ट्रोनॉट, फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को ट्रेन करते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली ये पहली वुमेन नहीं, पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। आईसैप वाली जो ट्रेनिंग है ना, ये IASP वाली जो ट्रेनिंग है, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन बन गई है, ठीक है। और इनको फिर इसीलिए, जब क्योंकि इन्होंने कंप्लीट कर लिया, इसलिए जो फ्यूचर स्पेस मिशन होगा इनका 2029 में नासा का, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। वो उस स्पेस मिशन में क्या होना है, टाइटन जो है ना, टाइटन जो कि सैटर्न का एक मून है। टाइटन जो है सैटर्न का एक मून है। सैटर्न जो आपका प्लैनेट है उसके एक मून का नाम है टाइटन। तो वहां पे एक कोई मिशन लॉन्च होगा, उसकी ये पार्ट बनेंगी 2029 में, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। श्री राम बहादुर राय, इनको देखिए अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला था एक्चुअली इनको 2024 के लिए। किस फील्ड में मिला था इनको, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पेसिफिकली जर्नलिज्म के लिए इनको मिला था अवार्ड, ठीक है। श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण मिला था, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री होता है, ये राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। तो कैंडिडेट जो होते हैं जिनको मिलता है वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं, वहाँ पे इनको अवार्ड मिलता है। और ये 26 जनवरी के अराउंड ये चीज़ होती है, ठीक। लेकिन इनकी कुछ अब कोई रीज़न था, स्पेसिफिकली रीज़न नहीं बताया गया, इसलिए क्या हुआ, इनके लिए एक सेपरेट फेलिसिटेशन सेरेमनी अभी जून में रखी गई। इनको अलग से अवार्ड दिया गया। इनका जो दफ्तर था, इनका जो ऑफिस था, वहाँ जाके इनको अवार्ड दिया गया, जो कि मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये चीज़ थोड़ी यूनिक हुई है, इसलिए इसको मैंशन किया गया न्यूज़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टी रविशंकर, ठीक है, इनको अभी क्या किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं थी कि 16 फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर बने, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन बात ये है कि 16 फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ कवर किया। आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ठीक है, ये बनाया जाता है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन इसको अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को, हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे ना, वो करेंगे। लेकिन ये रिकमेंड अपने आप नहीं करते, ये रिकमेंडेशन पे करते हैं, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन की स्थापना होती है। डेट ऑफ ये वाला जो भी बना है 16 फाइनेंस कमीशन, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ये कब बना था, 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। 31 दिसंबर को बना था ये, और इसको डेडलाइन क्या है, 31 अक्टूबर 2025 को इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। और क्यों इस समय करनी है, क्योंकि इसका जो पीरियड जो कवर करेगा, जो 5 साल के लिए जो ये रिपोर्ट देगा, ठीक है, जो रिकमेंडेशन देगा ना, 5 साल के लिए देते हैं ये लोग, तो वो चलेगी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, ठीक है। इस पीरियड के लिए रिकमेंडेशन इनकी फॉलो करी जाएगी, ठीक। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये, मेंबर कितने होते हैं फाइनेंस कमीशन, एक चेयरमैन होगा और 4 दूसरे मेंबर होंगे। इस वाले के ये चेयरमैन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो है, वो इस वाले के चेयरमैन है, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, जो कि फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं ये पहले, ठीक है। बाकी फिर मैंडेट क्या होता है, ये मतलब क्या काम करना होता है, ये फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड करते हैं। तो पहली बात ये वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है, सेंटर से स्टेट तक कितना पैसा जाएगा, ठीक है, सेंटर स्टेट को कितना पैसा देगा, इस पर बात करेगा। टैक्स शेयरिंग जिसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एलोकेशन अमंग स्टेट, ठीक है, मतलब किस स्टेट को कितना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, किस स्टेट को कितना मिलना है, किसी को कम मिल रहा होगा, किसी को ज़्यादा मिल रहा होगा, उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो ये सब पे बातें होती है उसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है, ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बनी है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये इनका ये भी पूछ सकते हैं किस कंट्री की है, जिम्बाब्वे की है ये। और ये स्विमिंग जो स्पोर्ट्स था उससे रिलेटेड थी। इनको इनफैक्ट ओलंपिक में गोल्ड भी मिला था जब ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। अभी इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ लिखा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, इसलिए भी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। यहाँ पे देखो अफ्रीकन की बात हो रही है, पहला अफ्रीका से भी बनने वाला बंदा या बंदी ये यही बन गई है, ठीक है। तो ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आपको पता ना जो ओलंपिक्स होता है उसकी सबसे हाईएस्ट बॉडी यही है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एनालेना बेयरबॉक, ठीक है, ये भी देखो प्रेसिडेंट ऑफ 18 सेशन ऑफ यूएनजीए, यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन होगा ना, 18 सेशन जो होगा, कहाँ पे होगा, ये न्यूयॉर्क में होगा, सितंबर में 2025 में होगा। ये 8th सेशन 80th सेशन होगा, ठीक, 80th सेशन ऑफ यूएनजीए न्यूयॉर्क में होगा सितंबर 2025 में। तो इस सेशन को
इस सेशन को प्रेसाइड कौन करेगा? ये करेगी एनालेना बेरबॉक। ये कहाँ से है? जर्मनी से है, और ये पहली वुमेन बन गई है वेस्टर्न यूरोप से, पहली वुमेन जो ये पोस्ट होल्ड करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, शेखा अल नोवेस। शेखा अल नोवेस, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनकी एक बार फोटो देख ली तो आपको याद भी रहेगा हमेशा। ठीक है, इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNWTO। इनको अभी भी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, किसका? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया इनको। ठीक है, कहाँ से है ये? UAE से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन, पहली वुमेन बन गई है जो ये सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट होल्ड करेंगी UNWTO की, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। ये खुद एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। तो ओवरऑल बात ये कि इसको आप अच्छे से ये वाला नाम याद करके जाना। नेक्स्ट देखिए, ब्लेस मेट्रीवेली। ठीक है, इनको अभी MI6, ठीक है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ब्रिटेन की, MI6, अरे मूवी आपने देखी होगी MI6, ठीक है, टॉम क्रूज वाली। तो बस आप वही समझ लो, ये उसी की चीफ बनी है, पहली वुमेन बन गई है ये, तो इसकी चीफ बनेंगी MI6 की। ठीक है, MI6 है ना, फिर आपका मोसाद है, फिर आपका ये है क्या बोलते हैं, रॉ है, ISI है, CIA है। तो वैसी जो ब्रिटेन का वो MI6 है, उसकी ये बन रही है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। एलॉन मस्क ने अभी एक्सचैट लॉन्च किया है। ठीक है, एक्चुअली एक्सचैट क्या है ये देखिए, इसकी फोटो मैंने यहाँ पे बनाई है, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अभी तक आप देखो, जो व्हाट्सएप होता है या फिर टेलीग्राम होता है, ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम में क्या होता है कि आप सीधे सीधे किसी से बात कर सकते हो। ठीक है, यही सेम फीचर अब यहाँ पे इसमें भी आ रहा है, ट्विटर में भी, जिसको अब एक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक नया फीचर डाला गया है जिसका नाम है एक्स चैट। इसमें क्या क्या फीचर रहेंगे? इसमें एक तो इनक्रिप्टेड चैट रहेगा, 1-to-1 इनक्रिप्टेड चैट। ठीक है, मतलब कोई और आपकी चैट पढ़ नहीं रहा है। डिसअपियरिंग मैसेजेस भी रहेंगे, जैसे इन सब में होता है, फिर व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में। ठीक है, ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, फाइल भी शेयर कर सकते हैं। ये सारे काम जो व्हाट्सएप और उसमें होते थे ना, टेलीग्राम में, अब वो सारे फीचर्स इसमें एक्स चैट में भी रहेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीके से मैसेजिंग वाले जो प्लेटफॉर्म थे उसमें भी घुसने की कोशिश कर रहा है एक्स। ठीक है, एक्स चैट लॉन्च करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसको जल्दी देखते हैं। कैटरीना कैफ को अभी क्या बनाया गया? ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। किसने बनाया? मालदीव टूरिज्म के लिए इनको ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है विजय रूपानी। ठीक है, गुजरात के CM थे, फॉर्मर CM थे गुजरात के। अभी जो एयर इंडिया के जो AAI जो क्रैश हुआ था ना अहमदाबाद में, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। उस्ताद गुलाम नबी शाह जो थे रिनाउंड कश्मीरी फोक सिंगर है, इनकी भी डेथ हुई है। अमिताभ कांत, ये G20 के शेरपा थे इंडिया की तरफ से। G20 में शेरपा अपॉइंट होते हैं ना, तो इंडिया की तरफ से G20 के शेरपा ये थे, और ये पिछले 45 साल से अलग अलग पोस्ट पे थे गवर्नमेंट में। तो अभी इन्होंने यहाँ से रिजाइन किया है। लुइस मॉन्टेनेग्रो रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल। देखो, अगर कोई रीअपॉइंट होता है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लो, क्योंकि पोर्टुगल थोड़ी बड़ी कंट्री हो रही है। करोल नावरोकी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। ठीक है, अब ये पहली बार हो रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए इनका नाम। ली जॉ म्यूंग, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ली जॉ म्यूंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अन क्यू बैक, बहुत टफ नाम है यार अन क्यू बैक अपॉइंटेड एज साउथ कोरियाज फर्स्ट सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार सिविलियन, अभी तक क्या था, आर्मी पर्सनल डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट वहां पे होल्ड कर रहे थे, लेकिन अब पहली बार क्या हुआ है कि कोई सिविलियन बंदा, ठीक है, कोई सिविलियन बंदा ये पोस्ट होल्ड करेगा डिफेंस मिनिस्टर की, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो GI अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। श्रीनिवास मुकम्मल, ये पहले इंडियन ऑरिजिन के प्रेसिडेंट बन गए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के, पहले इंडियन ऑरिजिन के, और साउथ एशियन भी पहले प्रेसिडेंट बन गए किसके? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के। बिल एटकिंसन, ये याद रखना। ठीक है, ये एप्पल के जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है ना, उसको बनाने वाले ये एप्पल की तरफ से पहले थे, इनकी भी डेथ हुई है। ठीक है, S महेंद्र देव, ठीक है, ये चेयरमैन बनाए गए PM इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल होती है ना, उसके चेयरमैन S महेंद्र देव बनाए गए। अनंत चंद्रकसन, ठीक है, ये पहले बन गए फर्स्ट इंडियन बॉर्न प्रोवोस्ट ऑफ MIT। ठीक, प्रोफेसर M सतीश कुमार। ठीक, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक, राधानाथ स्वामी, ठीक है, ये इस्कॉन जो फाउंडेशन है ना, ठीक है, राधे राधे, आप देखा होगा उसमें। ठीक है, इस्कॉन फाउंडेशन जो है, तो उसके
ये एक मॉन्क है, इनको अभी भी एक न्यूयॉर्क सिटी ने स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी लीडरशिप के लिए ऑनर किया है, न्यूयॉर्क सिटी ने इसके लिए ऑनर किया है, इसलिए इनका नाम थोड़ा न्यूज में चल रहा था। ओके नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अभी किसने दिया है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है, ये एक फोरम है, इंडिया और यूएस का कंबाइंड फोरम है। इन्होंने क्या किया, मिल के, एक मिनट रुक जाइए, इन्होंने मिल के, सॉरी, इस फोरम ने क्या किया, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है। किसको दिया है? 3 लोगों को दिया है। ये 3 उनके नाम है, कुमार मंगलम बिरला जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, अरविंद कृष्णा जो कि आईबीएम के चेयरमैन है, और तिशियोकी हिगाशिहारा, ठीक है, ये किसके, हिताची लिमिटेड जो है उसके चेयरमैन है। इन 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है, इनके नाम आप याद कर लेना, ये आ सकता है। दोस्तोयस्की स्टार अवार्ड, ठीक है, ये कौन अवार्ड करता है? रशिया हाउस अवार्ड करता है। किसको मिला? जावेद अख्तर को मिला है, और ये पहले इंडियन राइटर हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकेडमी देती है, 24 बच्चों को मिला है, ठीक है, अलग अलग जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उन सब में एक एक को मिलता है, ठीक है। हिंदी के लिए बस मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको हिंदी वाला बता दिया है। हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला है? सुशील शुक्ला को मिला है। किसके लिए मिला है? एक काले बरा, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसके लिए मिला है इनको। अब देखिए साहित्य अकादमी जैसे वो था ना बाल पुरस्कार, वैसे युवा पुरस्कार 2025 है, ये युवा लोगों को मिलता होगा। साहित्य अकादमी देती है, 23 यंग राइटर को मिला, अलग अलग इंडियन लैंग्वेज मिला। हिंदी में किसको मिला है? पार्वती टिरके। किसके लिए वर्क उनका क्या था? फिर उगना पोएट्री उनकी है, उसके लिए मिला था। नेक्स्ट देखिए, एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025, ठीक है। अभी छोटा फेस्टिवल तो नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली होता क्या है, जो एनिमेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होता है ये। एनिमेशन इंडस्ट्री जो ना, जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, देखिए इसे मैंने आपको जूम करके दिखाया, ये देखिए एनिमेटेड फोटो है, ये एक्चुअली देसी ऊन उसी फिल्म का नाम है। इसको जूरी प्राइज, यहाँ पे जब ये फेस्टिवल हो रहा था, इसमें जूरी प्राइज फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म देसी ऊन को मिला है, ठीक है। ये किसने बनाया है? ये डायरेक्ट किसने किया? सुरेश इरियाट ने किया है। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देसी ऊन, क्योंकि इंडियन मूवी है ना ये, इसको ये अवार्ड मिला है बेस्ट एनिमेशन मूवी का, एक तरीके से जूरी प्राइज मिला है बेस्ट कमीशन फिल्म के लिए, ठीक है। और ये एनिमेशन इंडस्ट्री के सबसे बड़ा इवेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। फोटो देख लो आप, फिर ये भूलोगे नहीं कभी आप। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025, ठीक है, ये 15 नर्सेस को मिला है, ठीक है, 15 नर्सेस को मिला है ये अवार्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। फूड प्लैनेट प्राइज 2025 किसको मिला है? एक स्वदेश स्टार्टअप है नाइट्रो कैप्ट, इसको मिला है ग्रीन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी के लिए। लेपर्ड अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2025 में लेपर्ड अवार्ड किसको मिला है? अलेक्जेंडर पेन को मिला है, ठीक है। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 द हिंदू को मिला है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसको मिला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीबीबी जो होता है ना, इसको मिला है डिजिटल पेमेंट अवार्ड। और जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। एक्चुअली लिटरेचर में ये प्राइज दिया जाता था, काफ़ी बड़ा अवार्ड माना जाता था ये, लेकिन इसको अभी इसी साल डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब अब से ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये किस चीज़ को दिया, किस फील्ड में दिया था? अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ट फिक्शनल वर्क बाय इंडियन ऑथर, फिक्शनल वर्क, ठीक है, जो कहानियाँ होती है ना, उसमें इंडियन ऑथर जो लिखते थे उस पर ये अवार्ड उनको दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में देखिए, इंदिरा गांधी एंड ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, किसने लिखा है? श्रीनाथ राघवन, ठीक है। मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करता हूँ। देखो मैं चाहूँ तो आपको 10-10, 20-20 चीज़ें यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो काम फिर वो ज़बरदस्ती की बुक्स हो जाएंगी। जो जितनी जेन्युइन है, जो इंपॉर्टेंट आने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा है, बस मैं उन्हीं को कवर करता हूँ। चलिए, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स, ठीक है, ए.के. भट्टाचार्य ने लिखी है, ठीक है। ये इंडियन इकोनॉमी और जो पॉलिसीज है ना, ये पोस्ट 1998 उस पे है ये, क्योंकि नाम भी है ना, देखो इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर, एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर के टेन्योर के हिसाब से उन्होंने डिवाइड करके पूरी बुक लिखी है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी, मतलब ये इनकी जीवनी है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इमरजेंसी डायरीज, ये एक्चुअली किसने लिखी है? ये तो नहीं है, पब्लिश किसने करी है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने करी है। और ये क्या डॉक्यूमेंट कर रहा है? ये एक्चुअली जब 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी ना, तो उसमें नरेंद्र मोदी जो अभी हमारे पीएम है, उनका क्या रोल था एज अ यंग आरएसएस प्रचारक, उस पे है ये बुक पूरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पोर्ट्स में आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल रिलीज हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये इवेंट इंडिया में होने वाला है, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप,
ठीक है। वुमेन्स का जो ओडीआई वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा कब से कब तक, 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक। होस्ट कौन है? इंडिया प्राइमरी होस्ट है, मतलब मैक्सिमम मैचेस इंडिया में होंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि श्रीलंका में कुछ मैचेस श्रीलंका में होंगे जहां पे पाकिस्तान इन्वॉल्व रहेगा, मतलब जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो इंडिया में नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने भी मना कर दिया था पाकिस्तान में खेलने से। इसी वजह से पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है हमारे मैचेस अब इंडिया में नहीं होंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, इसलिए ये हाइब्रिड मॉडल समझ लो उसको एक तरीके से, ऐसा है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसके सारे मैचेस इंडिया में होंगे, ऑप्शन अगर ये आता है तो ये ऑप्शन गलत होगा। रीजन फॉर ड्यूअल होस्टिंग मैंने आपको बता दिया। ऐसा भी नहीं कि ओडीआई वर्ल्ड कप वुमेन का इंडिया में पहली बार हो रहा है, चौथी बार हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे ओडीआई वो था ना, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी होता है। होता क्या है एक्चुअली, हर साल का एक साइकिल होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक साइकिल होती है जिसमें 9 टीमें, जो क्रिकेट की जो 9 टॉप टीमें होंगी वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये टीमें क्या करती हैं, ये एक एक टीम क्या करेगी, 3 सीरीज, जो टेस्ट मैच की सीरीज होगी ना वो घर में खेलेगी, और 3 सीरीज घर से बाहर खेलेगी, मतलब दूसरे कंट्री जाके खेलेगी। 3-3 सीरीज हर एक कंट्री, ये 9 में से हर एक कंट्री 3 सीरीज घर में खेलेगी, 3 सीरीज घर के बाहर खेलेगी, ठीक है। इस बेसिस पे फिर ओवरऑल जो टॉप 2 कंट्रीज रहेंगी ना उस पूरे साइकिल में, जब ये पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा, जो टॉप 2 कंट्रीज होती हैं वो फिर फाइनल खेलती हैं। तो यही फाइनल खेला गया था। कहाँ खेला गया था? लॉर्ड्स, लंदन में पड़ता है, वहाँ खेला गया था। ये क्रिकेट की जन्मभूमि बोली जाती है लॉर्ड्स को। विनर कौन था इसका? साउथ अफ्रीका। पहली बार साउथ अफ्रीका जीता है। इनफैक्ट पहली बार कोई ये वर्ल्ड कप टाइप का इवेंट भी साउथ अफ्रीका पहली बार जीता है। ना आज तक कभी ओडीआई वर्ल्ड कप जीत पाया है, ना कभी T20 वर्ल्ड कप जीत पाया, ठीक है। तो पहली बार जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका पहली बार जीता है। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? एडन मार्करम था, ठीक है। फिर कितनी टीमें खेलती है सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल 2025। आईपीएल से नॉर्मली आता नहीं, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, इस वजह से मैंने कवर किया है। 10 टीमें खेलती हैं आईपीएल, ठीक है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। विनर कौन है? आरसीबी पहली बार जीती। किसको हराया? पंजाब किंग को हराया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से क्या हुआ था कि एक मैच चल रहा था उस समय, धर्मशाला में मैच चल रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर 8 मई को कुछ इश्यूज आए थे कि कुछ मिसाइल विसाइल डिटेक्ट हुई थी। पाकिस्तान इंडिया तब जब छोड़ रहा था, धर्मशाला में मैच हुआ था, उसको अबेंडन कर दिया गया था, ठीक है। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी रीजन देखे, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ था कि थोड़ा सा शेड्यूल में इसके बाद के जो मैचेस थे, क्योंकि सबका शेड्यूल डिसाइड रहता है ना इस दिन ही मैच होगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। इस वजह से क्या होगा, थोड़ा शेड्यूल में चेंज आया। तो जो फाइनल कोलकाता में होना था ना, ईडन गार्डन्स, नॉर्मली क्या होता है, जो पिछले साल का विनर होता है उसी के होम ग्राउंड पे फाइनल होता है अगले साल का। तो पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर विनर था, उनका होम ग्राउंड था ईडन गार्डन कोलकाता में, ठीक है। तो वहां पे फाइनल होना था, लेकिन बाद में क्योंकि चीजें काफी वो बदल गई तो यहाँ पे ना करा के अहमदाबाद में कराया गया, ठीक है। अहमदाबाद में फाइनल हुआ। वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर आईपीएल सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे कम एज के जो आईपीएल का प्लेयर बन गया है जिसने ये सेंचुरी बनाई है वो ये वैभव सूर्यवंशी है। और सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी भी इन्होंने बनाई है अभी तक की। फास्टेस्ट बनाई थी क्रिस गेल ने, सेकंड हाईएस्ट वैभव सूर्यवंशी ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? सूर्य कुमार यादव। ऑरेंज कैप मतलब सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? साई सुदर्शन ने। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? प्रसिद्ध कृष्णा ने। ये इंपॉर्टेंट खबर है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, देखो अभी तक क्या होता था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज होती थी, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज होती थी, तो अगर वो टेस्ट सीरीज इंडिया में होती थी, ठीक है, तो उसका नाम होता था एंथनी डी मेलो ट्रॉफी, ठीक। अगर इंडिया में टेस्ट सीरीज हो रही है इंडिया इंग्लैंड की, तो उसका नाम होता था एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। और अगर यही टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में होती थी, इंडिया इंग्लैंड की जब टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में होती थी, उसका नाम होता था पटौदी ट्रॉफी, पटौदी, ठीक है। नवाब पटौदी जो इनके फादर भी हैं, ठीक है, सैफ अली खान पे, उनके नाम पे था, तो पटौदी ट्रॉफी उसको बोलते थे, ठीक। तो एक तरीके से इनको इनके उस पे था। अब क्या हुआ, इसी चीज का पूरा नाम बदल के अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या है, इंडिया इंग्लैंड के बीच में जो भी सीरीज होगी, चाहे इंडिया में हो चाहे इंग्लैंड में हो, उसका नाम बदल के रख दिया गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ठीक है। जिमी एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, ग्रेट फास्ट बॉलर इंग्लैंड के, और तेंदुलकर इंडिया के, सचिन तेंदुलकर इंडिया के बैट्समैन। तो इन्हीं के नाम पे अब ये सारी ट्रॉफी खेली जाएंगी, ठीक है। इनफैक्ट ये पहली बार, ये जो अभी 20 जून को स्टार्ट हुई थी ना इंडिया इंग्लैंड सीरीज, टेस्ट मैच सीरीज, जो इंडिया ने 2-2 से ड्रॉ किया है,
तो उसका नाम भी यही था, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, पहली बार ये नाम था, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन, इस टाइप के फ्रेंच विंबलडन, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कुछ, तो देखते हैं इसको। फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस की अगर बात करें तो कहाँ पे हुआ फ्रेंच ओपन, ऑब्वियस बात है रोलैंड गैरो स्टेडियम जो पेरिस में, यहाँ होगा। मैन सिंगल किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के हैं, कंट्री पता होनी चाहिए आपको। विनर ये है, किसको हराया था? जेनिक सिनर को हराया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि ये अभी तक के फ्रेंच ओपन हिस्ट्री के इतिहास में लॉन्गेस्ट फाइनल, सबसे देर तक खेले जाने वाला फाइनल रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट फाइनल रहा है ये। वुमेन सिंगल की बात करें तो जीता कौन? कोको गॉफ, जो यूएसए की हैं, ये इनकी कंट्री भी पता होनी चाहिए, किसको हराया? अरियाना साबालेंका की, ठीक है। ओके, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी फ्रेंच ओपन में। अब ये देखो, ये एक तरीके से दोनों जो इमर्ज हो रहे हैं ना, ये वैसे इमर्ज हो रहे हैं जैसे पहले आपके ग्रेट थे, ठीक है, राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल और ये थे क्या, रोजर फेडरर, ठीक है। जैसे उनके बीच में नॉर्मली आप देखोगे कि वही लोग जीतते रहते हैं। अब मैक्सिमम टूर्नामेंट देखना, यही दोनों ज़्यादातर जीत रहे होते हैं, ठीक है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2020, देखो फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है सैफ अंडर 19, अंडर 19 मतलब अंडर 19 19 साल से कम के बच्चे जो हैं वो खेलेंगे। कौन जीता? इंडिया जीती इसको। किसको हराया? बांग्लादेश को। BWF यूएस ओपन, ये बैडमिंटन का कप होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि विनर इसके आयुष शेट्टी, जो इंडिया के हैं, वो विनर बने थे। किसको हराया था? ब्रियांग यांग कनाडा, ठीक। इनॉग्रल फीफा, अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। इनॉग्रल फीफा क्लब वर्ल्ड कप, देखो फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है ना, इस बार क्या किया है, फीफा का जो क्लब वर्ल्ड कप होता है, जो क्लब्स होती है ना, जो क्लब लेवल पे जो टीम्स होती हैं, ठीक है, तो नेशनल लेवल पे टीम, ठीक है, जब ब्राजील और ये सब हो गई, एक होता क्लब लेवल पे टीम, ठीक है। तो क्लब लेवल की जो टीम है उनका वर्ल्ड कप जो फीफा कराती थी, इस बार एक्चुअली उन्होंने थोड़ा चेंजेस कर दिया, थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया है। अब क्या है, जैसे नॉर्मली वर्ल्ड कप में 32 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, अब क्लब वर्ल्ड कप में भी 32 टीमें ही पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस नए फॉर्मेट में पहली बार ये वर्ल्ड कप हुआ था, इसलिए इसको बोला गया इनॉग्रल फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। इसको किसने होस्ट किया था? यूएसए ने होस्ट किया था। 32 एलीट क्लब, जो टॉप की 32 टीमें थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्लब ने किया था। और कौन जीता? चेल्सी जीती है, ठीक है। किसको हराया? पेरिस सेंट जर्मन। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। अब ये एक नया मास्टर्स कप स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे पहली बार हुआ? ये चेन्नई में हुआ। कौन जीता? तमिलनाडु, ठीक। और वुमेन में कौन जीता? उड़ीसा जीती, ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसके बाद डिटेल हमने पिछले महीने कवर किया, थोड़ी बहुत बातें यहाँ देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मास्कट तो आप कभी भूलोगे नहीं, ये शक्ल एक बार आप देख लो, ठीक है। गज सिम्हा, गज सिम्हा नाम है इसका, ठीक है। गज सिम्हा, दो वर्डों से मिलकर बना, गज और सिम्हा। गज मतलब हाथी और सिम्हा मतलब शेर। अभी शक्ल देखो, हाथी और शेर दोनों का मिक्स है। वेन्यू कहाँ पे हो रहा है? पहली बार, ये पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हो रहा है। इसकी टैगलाइन क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। 5 हॉस्ट सिटीज हैं, इनके नाम देखना अगर आप बीपीएससी देख रहे हो, दे रहे हो तो। कुछ इवेंट न्यू दिल्ली में भी हुए थे। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में। मेडल टैली की अगर बात करूँ तो टॉप महाराष्ट्र, यूपी की रैंक 7th थी और बिहार की 15th थी। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है। बीच वाले जो गेम्स होते हैं, कुछ जैसे बीच वॉलीबॉल वगैरह हो गया, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इनका पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी इस बार वो खेले गए। ये कहाँ पे हुआ? वेन्यू कहाँ था इसका? घोगला बीच, दीव, दीव था इसका, ठीक है। मास्कट क्या था? पर्ल डॉल्फिन। ये देखिए इसमें फोटो में आपको दिख जाएगा, पर्ल डॉल्फिन इसका मास्कट था। टॉप मणिपुर, यूपी की रैंक 15th। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ललित उपाध्याय, ठीक है, इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं कि रिटायर ये हुए थे। ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है। ललित उपाध्याय हॉकी प्लेयर है। ये इनफैक्ट इंडिया की जो ब्रॉन्ज विनिंग टीम थी ना 2020 और 25 की, उसके मेंबर भी थे, ठीक। और ये बनारस से। इतनी बात आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इतना पता होना चाहिए कि ललित उपाध्याय हॉकी से रिलेट करते हैं, ठीक। नॉर्वे चेस चैंपियन, नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, यूट्यूब पे भी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें मैग्नस कार्लसन अपना हाथ पटकते हैं टेबल पे, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। देखिए एक्चुअली ये जो इवेंट था ओवरऑल, ये इवेंट नॉर्वे चेस चैंपियन 2025 का टूर्नामेंट जो था, ये जीता किसने था? ये जीता तो मैग्नस कार्लसन ने ही था, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? नॉर्वे में हुआ था, नाम नहीं जीता इन्होंने था। लेकिन एक मैच जो इनका होना था ना डी कुकेश के साथ, उस मैच में डी कुकेश ने इनको क्लासिकल गेम में हराया था, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल गेम में हराया था। और ये गुकेश की पहली क्लासिकल विक्ट्री थी किसके अगेंस्ट? कार्लसन के अगेंस्ट। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट किसने जीता था? वो तो मैग्नस कार्लसन ने ही जीता था। यहाँ से बात निकल के आती है टॉप चेस प्लेयर रिसेंटली सीन इन न्यूज। देखो आप कुछ के नाम आप लगातार देख रहे हो, डी कुकेश, आर प्रागनंदा, इन्होंने भी एक टूर्नामेंट जीता भी, हम आगे देखेंगे, ठीक है।
इनका नाम आप देख रहे होगे, अर्जुन एरिगसई, इनका नाम देख रहे हो, कोनेरू हम्पी का नाम देख रहे हो, दिव्या देशमुख का नाम बहुत चला, इन्होंने भी इनको हराया कोनेरू हम्पी को वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। तो इनके नाम आप देखना, ये सब के सब चेस, वो अब आपसे पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा नहीं है चेस प्लेयर, इस टाइप से दे देंगे आपको ऑप्शन वगैरह, ठीक है। टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम, ये देखो नाम से कहीं नहीं पता चल रहा है कि चेस की स्कीम है, लेकिन ये चेस की स्कीम है, टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम। इसको लॉन्च कौन किसने किया? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने लॉन्च किया। इसका एम क्या है? ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यंग टैलेंटेड चेस प्लेयर को, जो यंग टैलेंटेड इंडियन चेस प्लेयर हैं उनको इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि भाई जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको ट्रेनिंग करनी है, घर से सपोर्ट भी उतना नहीं मिलता है, अगर मिल भी रहा है तो भाई इनको, अगर वो क्या बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो उनको फाइनेंशियल भी अपने देखने पड़ते हैं, तो इसीलिए उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। वही सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्टाइपेंड स्कीम चालू करी गई है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ठीक, वेन्यू कहाँ पे हुआ था? ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ था। टॉप किसकी थी? चाइना। सेकंड रैंक ऑन है इंडिया, ठीक है। एथलेटिक्स की चैंपियनशिप थी, एशियन एथलेटिक्स की चैंपियनशिप, इंडिया की रैंक है सेकंड इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये इंपॉर्टेंट इसलिए, मतलब जो पैरा एथलेटिक्स जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें दिव्यांगजन लोग खेलते हैं, तो ये वाले जो एथलेटिक्स टूर्नामेंट होगा ये इंडिया में होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट, और ये पहली बार इंडिया में होगा। कहाँ पे होगा इंडिया में? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहली बार इंडिया में हो रहा है, ये दोनों बातें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी लोगो लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये होना कब है? एक बार ये वैसे डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कब होना है। अभी ये हुआ नहीं है, होना है ये। इसका जो एक्चुअली अभी रिसेंट में जून में इसका लोगो और मैस्कट लॉन्च किया गया, जो उसका मास्कट है, मास्कट जो है वो विराज है, उसका नाम क्या है? विराज, यंग एलिफेंट इक्विप्ड विद अ ब्लेड प्रोस्थेसिस। ये देखिए, ये एक यंग एलिफेंट है, एक पैर देखिए और दूसरा पैर देखिए, ये प्रोस्थेटिक लेग लगा हुआ है दूसरे पैर में, ठीक है। तो ये है विराज। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड एडिशन ऑफ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, इसको बस एक बार देख लो, दूसरी एडिशन है रियाद में। ई स्पोर्ट्स क्या होता है? ये जो आपने देखा होगा ना, कई सारे ये प्रोफेशनल जो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, साथ में कई लोग खेलते हैं, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इसको लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, लोग देखते भी और मल्टीपल प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो वही ई स्पोर्ट होता है, ठीक है। ये रियाद सऊदी अरेबिया में होगा, और इसके ग्लोबल, एक्चुअली इसका ग्लोबल एम्बेसडर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है जून 2025 में, इसलिए न्यूज़ में चल रहा था ये, ठीक है। ई स्पोर्ट्स मैंने आपको दिखा दिया, प्रोफेशनल गेम्स जो होते हैं, जो ये आपके कंप्यूटर पे जो गेम खेले जाते हैं, उन्हीं सब के का टूर्नामेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन लाइनर न्यूज़ में देखो, फोर्थ लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट कौन बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको नाम पता नहीं? यूएफा चैंपियंस लीग किसने जीती है? पेरिस सेंट जर्मन ने पहली बार जीता है। यूएफा यूरोपा लीग जो यूरोपियन उसमें होता है, यूरोपियन क्लब्स के बीच में जो होता है, वो टोटनहैम हॉटस्पर एफसी ने जीता है, ठीक है। यूजेड चेस कप मास्टर 2025 ये आर प्रागनंदा ने जीता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता। रिंकू सिंह को अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट था ना, उसने बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जो बीएसए होता है उस पद पे इनको नियुक्त किया है, ठीक है, उस पद पे इनको नियुक्त किया है। डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जो होता है बीएसए जो होता है, उस पर इनको नियुक्त किया गया रिंकू सिंह को, ठीक है। रिंकू सिंह क्योंकि यूपी से ही है, ओके। नेक्स्ट उस पर आते हैं, लेग पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज। देखिए पहला क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये बड़ा दिन है इसलिए उसको डिटेल में कवर किया गया है। 5 जून को होता है, हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम था इस बार का, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, जैसे पीएम मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0, मतलब 1.0 पहले हो गया था, पिछले साल हुआ होगा, तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन स्टार्ट किया था। इसमें यही था कि एक तरह इमोशनल अपील है ना, कि भाई अपने माँ के नाम पे आप एक पेड़ लगाइए, ठीक। तो ये वैसे ही है। तो और ये लॉन्च कहाँ पे किया था इन्होंने ये इनिशिएटिव? महावीर जयंती पार्क दिल्ली में। वो तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक इमोशनल अपील मैंने आपको बता ही दिया। टारगेट क्या है? टारगेट इसमें क्या था ओवरऑल, मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ओवरऑल टारगेट क्या था कि 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे 5 जून से लेके 30 सितंबर 2025 के बीच में। 10 करोड़ पेड़ पूरे इंडिया में लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, मोदी जी ने सिंदूर प्लांट भी एक अपने रेसिडेंट, ये देखिए बना हुआ है, ये जो बगल में बना है मोदी जी के बगल में, ये वाला, ये सिंदूर प्लांट है, इन्होंने अपने घर पे लगाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और एक बात ये भी हुआ था कि पीएम ने एक स्पेशल इनिशिएटिव बोला, एक्चुअली एक स्कीम चल रही है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावलीज जो है आपको पता होगा ना, अगर जैसे ये इंडिया का मैप ले लो,
थोड़ा अच्छा बनता नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, समझ तो आप जाओगे। ये दिल्ली है, ये गुजरात है, तो यहाँ से यहाँ तक अरावलीज है, ठीक है। तो ये इसी की ग्रीनिंग के लिए है कि अरावलीज में पहाड़, मतलब जो भी ये अरावली रेंज है, यहाँ पे खूब सारे पेड़ लगाए जाएं ताकि और ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ाई जा सके। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने बोला कि ये एक्चुअली इनिशिएटिव पहले से चल रहा है, उसी के अंतर्गत इन्होंने बोला कि यहाँ पे खूब सारे प्लांट और लगाए जाएं, ठीक है, इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो ये इतनी चीज़ें हुई थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट है। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है हर साल। इस साल भी मनाया गया 21 जून 2025 को। ये इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 10 साल पूरे हुए थे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के, 10 साल पूरे हुए थे इस बार, ठीक। इंटरनेशनल नेशन ने एक्चुअली 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया था और ये पहली बार सेलिब्रेट किए गए थे 2015 में, ठीक है। नेशनल वेन्यू सेलिब्रेट करने के लिए किसको घोषित किया गया था? विशाखापट्टनम। देखो सेलिब्रेट हर जगह हुए थे, लेकिन नेशनल वेन्यू किसको डिक्लेयर किया गया? विशाखापट्टनम को, ठीक। थीम क्या था? थीम ये था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये ओवरऑल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंपॉर्टेंट है ये काफी। योगा संगम, एक देखो दो ये इनिशिएटिव चालू किए थे। योग संगम 2025, ये किसने इनिशिएटिव लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने योगा डे पे किया था, योग संगम 2025, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया था कि 1 लाख लोकेशन पे, पूरे इंडिया में 1 लाख लोकेशन पे हम लोग योगा को, ये जो होगा ना योगा वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसको 1 लाख लोकेशन पे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, ताकि इसको एकदम ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जा सके, ठीक। तो ये था योग संगम 2025 का एम, 1 लाख लोकेशन पे योगा डे को सेलिब्रेट करना है। अगली चीज देखो, योगा बंधन इनिशिएटिव एक था, ये भी एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इसने इसको लॉन्च किया था। इसका एम ये था कि जो 15 कंट्री से योगा एम्बेसडर बुलाए जाएंगे और उनको योगा एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, ये सब चीज़ों पर उनके साथ काम किया जाएगा। 15 कंट्री से योगा एम्बेसडर बुलाए जाएंगे, तो ये इसका योग बंधन इनिशिएटिव में ये हुआ था, ठीक है। तो ये दो इनिशिएटिव आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, यूएन सेलिब्रेट्स फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन, ठीक है। 10 जून जो होगा, 10 जून अब से हर साल मनाया जाएगा, किस तौर पे? इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन, ठीक है। एक तरीके से चाइना की इनिशिएटिव है ये, और यूनेस्को चाइना की दोनों की मिला के इनिशिएटिव है ये, यूनेस्को एंड चाइना। इसमें एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से एक दूसरे भी जो कम्युनिटीज हैं या फिर जो सिविलाइजेशन है, जैसे मान लो चाइनीज सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, तो आपस में जब वार्तालाप होगा ना, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे कल्चर को समझेंगे, तो ये सब क्या होगा, डायलॉग के थ्रू ये सब चीजें होंगी, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, फिर क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़े और ये सब चीजें कम होंगी। यही बात इसमें है ओवरऑल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखो डेट मैंने आपको थोड़ी बहुत दे दी है। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती हैं, बहुत सारी फेमस बुक हैं, कुछ हैं वो दादा नानी और पता नहीं कौन कौन सी वीडियो बनाते हैं। पता चल रहा है कि 30 दिन हैं, तो 30 के 30 दिनों में उन्होंने कवर कर दिया है, ठीक है। वर्ल्ड बाइसिकल डे तक भी वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो अब मैं क्या बोलूँ इन सब चीज़ों में, ये तो मतलब आप कोचिंग का अपना नाम बढ़ा रहे हो, लेकिन बाकी बच्चों के लिए चीज़ें टफ कर रहे हो। मैंने आपको गिन के यहाँ पे बस वो दी है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाहर नहीं आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं से आएगा। अब अगर आप इतना हर महीने याद करके जा रहे हो और इससे आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल इनफ है। लेकिन अगर नहीं आता है तो ये मान के चलो बहुत टफ है वो, और वो किसी को नहीं आ रहा हो। और अगर आ भी रहा हो तो आप छोड़ दो ना, एक सवाल, क्या दिक्कत है? अब आप 30 दिन होते हैं, अगर कोई मैगजीन आपको 30 के 30 दिन के इंटरनेशनल डे आपको याद करा रही है, ठीक है, तो मतलब आपको 365 इंटरनेशनल डे याद करा रही है, और सवाल आना है एक, ये क्या बेवकूफ़ी है, आप खुद बताओ। तो छोड़ दो ना ऐसी चीज़ों को, क्यों करना है, मत करो ना। तो सिंपल सी बात है, थोड़े बहुत डे याद करके जाओ जितने इंपॉर्टेंट है, उससे बात बनती है तो करो। इनफैक्ट ये दिक्कत मैं जब खुद प्रिपरेशन कर रहा था मैंने भी देखा था कि मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग एक्चुअली अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ डाल देते हैं, जितनी भी करंट मैगजीन हो या कोई भी उनके जो मटेरियल निकल रहा है सब कुछ डाल देंगे उसमें, ताकि लास्ट में क्लेम करने को रहे कि हमारे से ये इतनी चीज़ें आई थी। ऑब्वियसली बात, आप सब कुछ डाल दोगे तो आप बाद में क्लेम भी कर सकते हो कि हाँ मेरे में से सब कुछ आया था, लेकिन उससे आप अपनी कोचिंग का नाम तो बढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों के लिए आप कोई भी, या स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए कोई भी काम ईजी नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए उल्टा जो काम है ना वो टफ कर दे रहे हो। वो टफ ऐसे ही हो जा रहा है कि वो 365 दिन अगर याद करके जा रहा है और एक सवाल उसने सही भी कर दिया तो उसने जंग नहीं जीत ली, उसने अपनी चीज़ें बहुत टफ कर ली है, क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसमें इतनी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 1 जून जो है वर्ल्ड मिल्क डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को,
थीम देख लेना, 8 जून वर्ल्ड ओशंस डे, ठीक है, 17 जून डेजर्टिफिकेशन डे के तौर पे होता है ये, 20 जून रिफ्यूजी डे, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हमने ऊपर देखा, 27 जून एमएसएमई डे के तौर पे होता है, इंडिया में सेलिब्रेट होता है, 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। ये क्या है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस, जिनके बेसिस पे सेकंड 5 ईयर प्लान भी बना था, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो चीज़ और है, वन लाइनर। यूएन डिक्लेयर 2026 को यूएन डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। वुमेन फार्मर जो है उन पे इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया है 2026 को। और यूएन ने एक और चीज डिक्लेयर करी है 4 दिसंबर को एज, अब हर साल 4 दिसंबर कैसे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोएर्सिव मेजर स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। देखो नॉर्मली आपने देखा होगा यूएस क्या करती है, सैंक्शन लगा देती है ईरान पे। नॉर्मली सैंक्शन कैसे लगता है, नॉर्मल तरीका ये है कि यूएनएससी के थ्रू सैंक्शन लगना चाहिए कंट्रीज पे। P5 नेशंस हैं, वोट करेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यूएनएससी के थ्रू सैंक्शन लगने चाहिए कंट्री पे कि भाई आप पे सैंक्शन लगाया जा रहा है, सुधर जाओ, वरना फिर आप पे आगे आक्रमण भी हो सकता है। यूएस क्या करती है, या फिर ऐसी जो पावरफुल कंट्रीज है वो क्या करती हैं, वो अपने बिना यूएनएससी वगैरह से कोई मतलब नहीं, उनको खुद ही सैंक्शन लगा देती हैं। जैसे ईरान पे लगा दिया सैंक्शन, ठीक है, कि अब इनका जो ऑयल एक्सपोर्ट है उस पर हम लोग सैंक्शन लगा रहे हैं कि इनका ना तो कोई दूसरी कंट्री खरीदेगा ना हम खरीदेंगे, ठीक, इस टाइप के सैंक्शन लगा देते हैं। तो ये गलत बात है। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए अब ये सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोएर्सिव मेजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2025, ठीक है। तो ये है पूरी बात यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारी जून मंथ की पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग जो लोग अभी चैनल पे नए हो, पहली बात तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और दूसरी बात ये है, ये सारी PDF आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, और वहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव हम लोग, इस पे MCQ भी हम लोग लॉन्च किया हुआ है हमने, तो आप जाके क्वेश्चन लगा सकते हो, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। कई बार क्या होता है, यहाँ देख के आपको लग रहा है यार ये चीज़ क्यों डाली हुई है, जब आप सवाल लगाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा वो चीज़ क्यों डाली गई थी वहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।